A very good evening to all. I, Sridhar Iyer, welcome all our esteemed panelists and participants to this webinar hosted by the Independent English Schools Association Maharashtra and National Independent Schools Alliance. I understand that everyone is coping with the current crisis, trying to simplify processes and ensuring best possible support, thereby doing their bit. And I'm sure we will get through this together. So without taking much time, I would like to welcome our esteemed panelists, Mr. Kulbhushan Sharma-ji, President NISA, Mr. Amit Chandra, Policy Expert, Civil Society, Mr. Rajendra Daima, State President, Independent English Schools Association, Maharashtra, and Mr. Rajendra Singh, Working President, Independent English Schools Association, Maharashtra. So to begin with, the government in its GR has asked schools not to force fee collection. Further to that, Education Minister has tweeted not to collect fees. The government through its advisory has urged not to lay off employees and pay salaries. So is this really possible? Mr. Kulbhushan ji, I request you to throw some light on this issue. Mr. Kulbhushan ji has joining with some technical issue he has got. So I would request Rajendra Daima ji to throw some light on this issue. So we can start with Rajendra Daima ji, the President of Independent English School Associations. Sure. नमस्कार मित्रांनो, आवाज आ रहा है श्रीधर सर मेरा? इज गेटिंग? हाँ जी. आपल्याला माहित आहे आता जे कोरोनाचं कोविडचं जे प्रादुर्भाव आहे हे पूर्ण जगभर पसरलेलं आहे आणि ही असामान्य परिस्थिती निर्माण झालेली आहे सर्व क्षेत्रांसाठी. आणि याच्यात म्हणजे महत्वाची जी पहिला जी मार पडली ते आपल्या शिक्षण क्षेत्रावर पडलेलं आहे. कारण ऐन परीक्षेच्या काळात लॉकडाऊनची सुरुवात झाली. त्या 8 दिवसाआधी शासनाने सर्व शाळांना बंद केल्या. यामुळे काय झालं, परीक्षा तर रद्द झाल्याच, शिवाय जी फी कलेक्शन जे होतं, जे महत्वाचं पिरियड होतं ते बंद करण्यात आलं आणि फी कलेक्शनवर फार मोठा परिणाम झालेला आहे. आणि शासनाने लगेच एक आदेश काढला की बाबा लॉकडाऊनच्या पिरियड मध्ये कोणीही फी कलेक्शन साठी फी साठी सक्ती करू नये. आपल्याला इथं हे विचार करावा लागणार आहे की शासनाला हा आदेश का काढावा लागला. बरोबर आहे ना? कारण काही शाळांनी बेजबाबदारपणाने फी कलेक्शन साठी मेसेज चालू केले, पालकांना फॉलोअप चालू केला आणि या तक्रारी शासनापर्यंत गेल्यामुळे शासनाला हा नालायक हे आदेश काढावा. तर इथं आपल्यालाही जबाबदारीपणाने वागावं लागणार आहे, आपली जबाबदारी पार पाडावं लागणार आहे. ठीक आहे, फीस घेणं हा आपला अधिकार आहे, पण असामान्य परिस्थितीमध्ये आपल्याला कुठंतरी सामाजिक जबाबदारीचं भान ठेवून या परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे. दुसऱ्या शाळांना त्रास होणार नाही याचंही आपल्याला भान ठेवावं लागणार आहे. ती आपला हा हक्क आहे, कारण आपले सर्व खर्च चालू आहे. आपला कोणताही खर्च बंद पडलेला नाहीये. शाळांचं 70 ते 80% जे खर्च होतो हे शिक्षकांच्या आणि नॉन टीचिंग स्टाफच्या पगारीवर खर्च होतो. आपलं लाईट बिल चालू आहे, पाणीचं बिल चालू आहे, सगळे EMI बँकेचे हप्ते चालू आहे. जवळपास 95% आपला खर्च चालू असताना शासनाने असे आदेश काढून बऱ्याचशा शाळा हा आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. लॉकडाऊन हा वाढलेला आहे. ठीक आहे, एक 15-20 दिवसाची गोष्ट वेगळी होती, पण आता 2 महिन्यापर्यंत हा लॉकडाऊन वाढल्यामुळे
आणि फी कलेक्शनवर मोठा परिणाम झाल्यामुळं आता पगारी द्यायचे कुठून, हा एक फार मोठा प्रश्न आहे. जे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन्स आहे, जे व्यापारी संघटना आहे, यांनाही प्रॉब्लेम येत आहे. तर आपण तर हे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गनायझेशन्स आहेत, तर या शाळांना फार मोठा प्रॉब्लेम येणार आहे. आणि पोस्ट कोविड नंतर आपले खर्च सुद्धा वाढणार आहे. जसं समजा सॅनिटायझेशन करा दररोज, शाळा अतिरिक्त वेळेमध्ये भरवा. आता नक्की शासन आपल्याला नवीन गाईडलाईन्स देणार आहे, त्यामध्ये आपल्याला सुट्ट्या कॅन्सल होणार आहे, रविवारी एखादी वेळ शाळा भरवावी लागणार आहे. आपल्या स्टाफचं परिश्रम हे वाढणार आहे, आपल्याला जास्त मेहनत घ्यावी लागणार आहे. कारण आपण जी फी घेतो ही पर डेची घेत नाही, आपण ते सिलेबस पूर्ण करण्याची फी घेतो. आणि ती जबाबदारी आपली आहे, शाळांची जबाबदारी आहे आपल्या मुलांना सर्व सिलेबस पूर्ण करून अद्ययावत ज्ञान पुरवायची, ही आपली जबाबदारी आहे. तर आपण पर डे घेत नाही. बरेचसे ऑड इव्हन आता येणार आहे, समजा ऑड डेटला ऑड रोल नंबरचे मुलांना बोलवा. आता मला बरेचसे ग्रामीण भागातून प्रश्न आले, तर 15 दिवस शाळा भरणार तर फीचं कसं करायचं. आपण काय पर डे फीज घेत नाही, आपण सिलेबसची फी घेतो. त्यामुळं सिलेबस पूर्ण करण्याची जबाबदारी आपली आहे. त्या सिलेबस पूर्ण केल्यानंतर सर्व फी घेणं ही आपला हक्क आहे. उलट आपल्या स्टाफला जास्त मेहनत घ्यावी लागणार आहे, शाळेच्या वेळेमध्ये वाढ होणार आहे. तर याचं कुठेही आपण गैरसमज ठेवू नये मित्रांनो. उलट आपण याचं एक पॉझिटिव्ह विचार केला पाहिजे की कोविड-19चा जे प्रादुर्भाव आहे, साईड इफेक्ट्स आहे, ते इतर क्षेत्रांवर जास्त होणार आहे. जसं ऑटोमोबाईल क्षेत्र घ्या, रियालिटी घ्या सेक्टर, या क्षेत्रांवर जास्त होणार आहे. एज्युकेशन सेक्टर हा एकमेव सेक्टर आहे जिथं आपला असेट जे आहे ते सिक्युअर आहे. आपला असेट कोणता आहे, हे आपले स्टुडंट. नंबर ऑफ स्ट्रेंथ इन अ स्कूल इज आवर असेट. आणि याच्यावर मला वाटत नाही फार मोठा परिणाम होईल, म्हणून घाबरून जायची गरज नाही आहे. आपल्याला हिम्मतीने आणि जबाबदारपणाने आपल्याला या असामान्य परिस्थितीला तोंड द्यायचं आहे. आपल्याला कुठंतरी आपली जबाबदारी पार पाडावी लागणार आहे. आपल्या जिल्हा स्तरावर, तालुका स्तरावर सर्व शाळांमध्ये कोऑर्डिनेशन ठेवावं लागणार आहे. आता शासन म्हणतोय आपल्याला फी वाढ करू नका, फी वाढ करू नका, तर मग दुसरीकडे मुद्दा आहे, आपल्याला एकतर पैसे आपल्याला कमी भेटणार आहे. मग आपण खर्च करताना याचं कुठंतरी पाहिजे, आपल्याला खर्च कसं कमी करता येईल त्या हिशोबाने आपण विचार केला पाहिजे. फी वाढ करू नका. मग शिक्षकांच्या पगारींचं काय, पगारवाढ आपल्याला करता येणार काय. पगारवाढ करतानाही आपल्याला विचार करावा लागणार आहे की आपल्याला किती पगार वाढ करायची, किंवा या वर्षी आपल्याला पगार वाढ करता येणारच नाहीये. लॉकडाऊन वाढलेला आहे, आता एप्रिल महिन्याची पगार कुठून द्यायची, मे महिन्याची पगार आपण कसं देणार आहे, हे सर्व प्रश्न सर्व शाळांना भेडसावत आहे मित्रांनो. म्हणून आपली एक जबाबदारी आहे की आपण या सर्व प्रश्नांना हिम्मतीने तोंड दिलं पाहिजे. आपसात कोणतीही स्पर्धा न करता समन्वय ठेवण्याची गरज आहे. मी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा अध्यक्षांना याबाबत सर्व सूचना दिलेल्या आहेत. सर्व जिल्हा अध्यक्ष सचिवांनी आपल्या तालुका स्तरावर एक टास्क कमिटी नेमून आपले जे काही तालुक्यातील प्रश्न आहेत, किती पगारवाढ करायची, कशी फी कलेक्शन करायची, याबाबत आपण समन्वय ठेवावा. आपण जर आपसात समन्वय ठेवला तर आपले प्रश्न लवकर सुटतील, आपले प्रश्न कमी होतील, हा आपण विचार केला पाहिजे. दुसरं, शासनाने जर, मी इथं संघटनेच्या वतीने आपल्या सर्वांना एक आश्वासन देऊ इच्छितो की जर शासनाने कोणतंही अन्यायकारक
जर आदेश काढला, समजा की फी घेऊ नका, हा अन्यायकारक आदेश आहे. कारण आपले सगळे 95% खर्च आपला हे होत आहे. हा जर आदेश जर शासनाने काढला तर संघटना याच्या विरोधात न्यायालयामध्ये दाद मागणार आहे, न्यायालयामध्ये धाव घेणार आहे. दुसरं अजून, जर असं शासनाने आदेश काढण्याची जर काढला तर आपल्याला तयारी ठेवावी लागणार आहे. आपण आपल्या शाळा रिओपन करणार नाही, आपण याचं प्रोटेस्ट करणार आहे. कारण शासनानेही विचार केला पाहिजे का शिक्षकांची पगारी कशी होणार आहे. आमचे सगळे खर्च चालू आहे, जे कर्ज घेतलेले आहे त्यांचे हप्ते चालू आहे. बँकांनीही मोराटोरियम दिलेलं आहे, EMI पोस्टपोन केलेलं आहे, पण ते बँक व्याजासकट घेणार आहे. तर शासनाने याचं कुठंतरी हे केलं पाहिजे, विचार केला पाहिजे, अशी माझी विनंती आहे. आणि मित्रांनो, घाबरून जायचं कारण नाहीये. एकजुटीने आपसात समन्वय ठेवून आपण या प्रश्नाला नक्कीच आपण येणाऱ्या समस्यांना तोंड देऊ, असं मी आपल्या सर्वांना आश्वासन देतो. धन्यवाद. श्रीधर सर, कंटिन्यू. Thank you, Daimaji. I welcome Kulbhushan Sharma ji, President NISA. He's also one of the panelists. Sharma ji. He'll reconnect. Meanwhile, we can go along with the next question. Hearing to Daimaji, if the situation in the urban areas is so worrying, then the rural areas would have more problem. So Daimaji, I would want you to address the webinar, like what is the situation of the rural areas then? In rural areas, there is very horrible situation. Many schools are facing a financial problem, tremendous financial problem is there. Because during the exam period, lockdown started. And because of this reason, many schools are in a financial problem. They are not able to pay the fee of even a March month also. Some fees, even salary, sorry, I am saying regarding salary. Staff salary is not paid of March month also. And all expenses, 95% of expenses are on. Only running expenses. You tell me what relax they have got? Nothing. Only running expenses. We have to pay salary. Our EMIs are on. Our other expenses are on. If you have taken the vehicle on loan, that EMI is going on. All the running expenses, 95% and on. So rural problem, there is horrible situation, and it is very, schools are facing very difficult time this time. This year. Sir. Thank you, Daimaji. Namaste, Kulbhushan ji. नमस्कार श्रीधर जी. कुलभूषण जी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने GR इशू किया है, पालकों को फोर्स ना किया जाए फीस पे करने के लिए. फर्दर एजुकेशन मिनिस्टर ने भी कहा है कि स्कूल फीस कलेक्ट ना करे अभी के लॉकडाउन पीरियड में. एडवाइजरी भी जारी किया है कि एम्प्लॉयज को ले ऑफ ना करें और सैलरी उनको दी जाए. बट ये बहुत कठिन लग रहा है, तो आपका इस पे अभिप्राय हम जानना चाहेंगे. देखिए श्रीधर जी, ये इस तरह की बात है कि ना नॉर्मल फेल होगा ना राधा ना चीज. इस तरह का GR जो इशू किया गया है, ये मैं कहता हूं कि सबको अपने विवेक पे जोर देना चाहिए. जो हमारे देश के नेशनल लीडर्स हैं और नेशनल बिल्डर्स को वो इस तरीके की सलाह दे रहे हैं कि GR जिस तरीके का दिया गया है कि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, लॉकडाउन में आप स्कूल नहीं खोल सकते, लॉकडाउन में आप फीस नहीं ले सकते, और टीचर्स को आपको सैलरी देनी है, और उनकी कंडीशन को बिना जाने हुए एक ब्लैंकेट ऑर्डर, अगर आप स्थिति
सभी स्कूल्स की स्थिति एक तरह की नहीं है। आप इंडिया के टॉप 20 100 स्कूल्स को अगर कंपेयर करें दूसरे स्कूल्स के साथ, 100 के करीब स्कूल्स ऐसे होंगे कि जिनके पास हो सकता है कि मार्च की फीस आ गई हो। अदरवाइज जो है, जो रूरल्स गांव के स्कूल हैं, जो बजट स्कूल्स हैं, या 95 to 98% जो स्कूल्स हैं, उनके पास मार्च की बहुत सारे बच्चों की फीस नहीं आई है, फरवरी की फीस नहीं आई है। जो देश की कंडीशन को बिना समझे हुए जिस तरह के ऑर्डर्स पास किए जा रहे हैं, उससे बहुत स्थिति भयावह होने वाली है। और स्कूल्स भी जो बहुत सारी बातें इनको बता रही है, सुनना नहीं चाह रहे, संवाद करना नहीं चाह रहे। बहुत सारे स्कूल अगर आप ये सोचें कि उन्होंने अप्रैल में टीचर्स को सैलरी दे दी हो, तो ये भी शायद उतना, ये कड़वा सच है, शायद नहीं दे पाए होंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सभी की एक समान नहीं है। जो गांव के स्कूल, अभी मेरे से पहले हमारे स्पीकर पैनलिस्ट कह रहे थे, उनके पास, मैं अपने स्कूल की उदाहरण दे सकता हूँ। मैं भी एक बजट स्कूल चलाता हूँ और नेशनल इंडिपेंडेंट स्कूल अलायंस का नेशनल लीडर हूँ। और सभी स्कूल्स की, मैं छोटे से बड़े स्कूल की सबकी स्थितियों को जानता हूँ कि बहुत सारे स्कूल्स के पास अभी 2 महीने में, मेरे स्कूल के अंदर 9 लाख रुपए बैलेंस है, जबकि मेरे स्कूल की फीस 600 एवरेज है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, और साल की जो महीने की मेरी फीस है वो 2 से 2.5 लाख है, तो कितने महीनों का बैलेंस बचा होगा। और जो लोग रिजल्ट्स के टाइम पे देते थे, रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं हुए, तो ऐसी एक सिचुएशन जो क्रिएट हुई है। और जिस तरह का ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, ये बिल्कुल दिमाग से परे है कि एक आम व्यक्ति भी इसको अगर बिल्कुल विश्लेषण, इस पे अगर चर्चा की जाए, डिबेट की जाए ओपन नेशनल टीवीज पे, और जिन्होंने ये जारी किए हैं वो हमारे साथ बैठे और बताएं कि ये किस अवस्था में जो है ये ऑर्डर अच्छा है, और क्या सोच के आपने जारी किया कि जो सक्षम पेरेंट है, सक्षम की परिभाषा क्या है, कि किसको आप सक्षम मानेंगे। ऐसे आपातकालीन स्थिति में तो हर कोई कह देगा मैं सक्षम नहीं हूं, और दूसरा आप कह रहे हैं कि उन पे प्रेशर ना बनाए। अगर हम फीस मांगते हैं तो वो कहेगा हमारे ऊपर आप प्रेशर बना रहे। इससे 0% फीस, हमने अभी डीसा की तरफ से सर्वे करवा रहे हैं, जिसके अंदर अभी 500 स्कूल्स की रिपोर्ट आ गई है, जिसपे 90% से ऊपर स्कूल ऐसे हैं जिनके पास 0% फीस आई है, और उनके पास फरवरी मार्च के, जैसे मैं अपनी अवस्था बता रहा हूँ, बैलेंस पड़े। तो ऐसी स्थिति में वो अपने टीचर्स को कैसे सैलरी देंगे। और उसके बावजूद प्राइवेट स्कूल है, ऑनलाइन शिक्षा, क्योंकि शिक्षक ने विषम परिस्थितियों में भी देश को निकालना शिक्षक जानता है। उस धर्म को, अपने धर्म को वो निभा रहा है, लेकिन जो राज धर्म एक हमारे लीडर्स को निभाना है, वो अपने विवेक पे जोर दे। वो बहुत कोई अच्छा रोल अदा नहीं कर रहे, देश के लिए कोई अच्छा मैसेज नहीं है। वो ये कहते हैं कि सभी अभिभावक, सक्षम अभिभावक जो है, आगे बढ़कर फीस दे और अपने स्कूलों की शिक्षा प्रणाली को संभाले, और बैठकर इसका हल निकाले कि जो अभिभावक अभी सक्षम नहीं है। अभी हरियाणा के हमारे मुख्यमंत्री ने भी अभी एक अच्छा संदेश कल मेरे साथ इंटरव्यू में दिया, और मैंने महाराष्ट्र में भी अभी देखा कि आपके लीडर्स जो है अभी अच्छे, काफी ठीक संदेश दे रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छे संदेश की जरूरत है। उनको ये कहना चाहिए कि सभी सक्षम अभिभावक आगे बढ़कर अपने विद्यालयों को सपोर्ट करें। सपोर्टिव वो डायरेक्शन होनी चाहिए, उसमें धमकी का स्वर नहीं होना चाहिए कि अगर आप किसी पे दबाव बनाएंगे। इस तरह की जो लैंग्वेज दी जा रही है, एक तरह से स्कूलों पे दबाव बनाया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, ये बिल्कुल विवेकहीन है। हमारे नेताओं को थोड़ा सा अगर इस सिस्टम में थोड़ा सपोर्टिव रोल अदा करेंगे, तो देश में जो समस्या है उससे निकला भी जाएगा। और 2 करोड़ टीचर्स है, कुछ छोटा वर्क नहीं है ये। 10 करोड़ परिवार के सदस्य हैं, स्कूल्स के साथ जो दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं, उनके भी 2 करोड़ के करीब परिवार है, यानी एक देश का बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर आप उसके लिए इस तरह के मैसेजेस निकाल कर और उस चेन को आप खराब करने का काम करेंगे, तो पूरे देश में स्थिति खराब होने वाली है। तो मैं अभी तक तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी कुछ ना कुछ धन्यवाद जरूर करूंगा कि अभी तक उनके जियोस में इस तरह की बातें कब आई है, लेकिन जो भी चीजें आ रही हैं उसमें भी रेक्टिफिकेशन की बहुत जरूरत है। और स्कूल्स को, खासकर बजट स्कूल्स, और मैं कहता हूँ बड़े स्कूल को भी, लोग कई कहते हैं कि नहीं छोटा ही स्कूल संकट में होगा, बड़ा स्कूल भी संकट में, उसके बहुत भारी भरकम खर्चे हैं। और स्कूल नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलते हैं, रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। अगर वो कुएं में पानी नहीं रहेगा तो फिर क्या हाल होगा। उनके इतनी बसेस, उनके इंश्योरेंस है, ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, 4th क्लास स्टाफ इतना है,
और उसके बाद जो है उनके डेली रूटीन्स के इतने खर्चे। बहुत सारे सरकारें ये कह रही हैं कि फी हाइक एक शब्द, ये शब्द ऐसा है तो सुनने में अच्छा लगता है कि इस साल फीस मत बढ़ाए, जबकि अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो ऑनलाइन एजुकेशन देने के बाद स्कूल्स के खर्चे बढ़े हैं और आगे आने वाले समय में और बढ़ने वाले हैं, अगर बिल्कुल सही बैठ के इसका मंथन किया जाए। लेकिन हम सरकारों को, सबको ये बात भी कहते हैं कि हम भी जानते हैं कि कुछ पेरेंट्स की समस्या है, वो स्कूल वाले उनके साथ खुद डील करेंगे, वो उनके पेरेंट्स हैं। सबसे पहले, सरकार से पहले वो हमारे अभिभावक हैं, हम उनकी स्थिति को जानते हैं। अगर किसी अभिभावक की प्रॉब्लम होगी तो शायद हमारे अभिभावक और हम मिलकर उसका हल निकाल ले। सरकार को इतनी जो है इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए, और अगर उस इंटरफेरेंस से फायदा हुआ, दूसरा सरकार को एक सर्वे करवाना चाहिए कि इस जीओस को निकालने के बाद, मैं प्रधानमंत्री जी से भी अपील करता हूँ अपने इस प्रोग्राम के माध्यम से, हम चाहते हैं हमारी आवाज वहां पहुंचे, कि वो उसके बाद एक सर्वे कराएं, रिपोर्ट मांगे कि जो ऑर्डर्स हमने किए उसके बाद आज स्थिति क्या है, कितने % लोगों ने फीस दी। ये नहीं है कि सभी असक्षम हो गए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आज किसान की अवस्था वही है जो पहले थी। ठीक है, किसान की प्रॉब्लम्स रहती है, लेकिन फसल को कोई कोरोना नहीं हुआ। 1 करोड़ से ऊपर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। बहुत सारे और मैंने मीडिया के हाउसेस देखे जो अपने लोग को सैलरीज दे रहे हैं, ग्रोसरी की दुकानें खुली है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज, जैसे टाटा का मुझे पता लगा, उन्होंने कहा कि वो सैलरीज देंगे, ऐसे बहुत सारे लोग दे भी रहे हैं। तो फिर स्कूल्स के अंदर 0% फीस क्यों आ रही है, 0 से 1% फीस क्यों आ रही है? इसका मतलब इन गवर्नमेंट ऑर्डर्स की वजह से फर्क पड़ा है। ये गवर्नमेंट ऑर्डर रेक्टिफाई होने चाहिए। इसके अंदर सकारात्मक संदेश होना चाहिए कि हमें मिलकर अपने बच्चों की शिक्षा भी बचानी है। इस दौर में हमारे बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, हमें अभिभावकों को प्रायोरिटी में अपने स्कूल्स के खर्चे भी देने होंगे, और जो असक्षम है उनकी मदद सक्षम अभिभावक भी करे, और स्कूल संचालक भी उनकी प्रॉब्लम को समझकर ऐसा रास्ता निकाले कि उनके बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, देश के एक भी बच्चे की शिक्षा प्रभावित ना हो। और 2 करोड़ टीचर्स को जो आज जूझ रहे हैं शिक्षा के साथ और पूरी मेहनत के साथ अपने बच्चों को ऑनलाइन टीचर, जिसके वो अभ्यस्त नहीं थे, और एकदम वो इस लाइन में कूदे, दिन रात आज उनको मेहनत करके सुबह बच्चे को पढ़ाना पड़ रहा है, लेकिन वो अपने बच्चे की शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दे रहे, और अपने रोल को और बढ़ाकर, पहले वो 7 से 8 घंटे स्कूल में पढ़ाते थे, आज 4-4 घंटे पहले घर पे होमवर्क कर रहे हैं, और उसके बाद बच्चों को जो है वो इंटरेक्शन करके ऑनलाइन पढ़ा रहे। तो उनके रोल को भी जो है क्रेडिट जाना चाहिए, उनकी भी सराहना होनी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, ताकि अभिभावकों के संदेश जाए कि उनके टीचर जो है कितनी मेहनत से उनके बच्चों को भविष्य को बचाने पे लगे। तो इस तरह के सकारात्मक अगर संदेश जाएंगे तो मैं कहता हूँ गारंटी से, मेरे बहुत सारे अभिभावकों से बात हुई है, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स से बात हुई है, वो कहते सिर्फ इन संदेशों की वजह से अभिभावकों ने पैसे देने बंद किए हैं। तो इस संदेशों के अंदर सकारात्मकता लाने की बहुत जरूरत है। हमारे नेताओं को अपने विवेक पे जोर देने की जरूरत है, और मिलजुल कर इसका हल निकालने के लिए सबको संवाद भी करना चाहिए, और मिलजुल कर इसका हल निकालने की कोशिश भी करनी चाहिए। धन्यवाद कुलभूषण जी. Navigating through this tough time and ensure all possible support even from a distance is definitely not easy and is understandable. And the schools are conducting online classes for students, and still there is apathy which persists for schools. So I would really be forced to ask this question: is the private school being appreciated for the effort that it is putting through? Rajendra sir, I want you to share your views on this, please. Good afternoon, good evening to all those who are attending this webinar. Before I start with the ongoing topic of, I hope I'm audible to everybody. Can the panelists give me a thumbs up? Yes. Okay. Before we go, फी कलेक्शन के मुद्दे में जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं. अगर हम 20-25 साल पहले चले जाएं तो महाराष्ट्र स्टेट में या कोई भी स्टेट में 2 तरह के स्कूल होते थे: गवर्नमेंट स्कूल, मिशनरी स्कूल और एडेड स्कूल.
3 तरह के स्कूल होते थे। तो पेरेंट्स के पास में चॉइस थी कि गवर्नमेंट स्कूल में अपना बच्चा डाले, मिशनरी स्कूल में अपना बच्चा डाले, या एडेड स्कूल में। स्कूल काफी कम थे। और हमको अगर याद रहे तो उस समय की बात ऐसी थी कि रात को 2 या 3 बजे सिटीज के स्कूल में लाइन लगती थी सिर्फ एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। एडमिशन लेने के लिए नहीं, एडमिशन फॉर्म लेने के लिए। इससे ये बात साफ है कि बहुत बड़ा गैप था डिमांड और सप्लाई में। एजुकेशन अपॉर्चुनिटी इतनी इजी नहीं थी। इन सालों में प्राइवेट बजट स्कूल्स ने ये गैप जो था, ये वैक्यूम जो था, ये डिमांड सप्लाई का, इसको पूरा किया। अब कैसे पूरा किया? प्राइवेट बजट स्कूल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला पर्सनल वेल्थ, मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, पर्सनल वेल्थ डालनी पड़ती है। गवर्नमेंट या कोई पैसा नहीं देता, ट्रस्ट है, लेकिन एक पर्सनल आदमी का वेल्थ उसमें इन्वेस्ट होता है, ठीक है? क्योंकि स्कूल खड़ा करने के लिए जगह खरीदनी पड़ती है, बिल्डिंग और अदर रिसोर्सेज को इकट्ठा करना पड़ता है। और बात यहां पे नहीं रुकती। ये रिसोर्सेज कलेक्ट करने के बाद में, बिल्डिंग बनाने के बाद में, उसको चलाना मतलब एक कंसिस्टेंट क्वालिटेटिव एफर्ट लगता है, ठीक है? ये देखे आज प्राइवेट स्कूलों की संख्या बहुत ज्यादा है। करीब 50%, 50% ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्टेट एंड इन द नेशन आर इन द बजट प्राइवेट एंड प्राइवेट स्कूल्स। तो इतना सब होने के बाद में मैं श्रीधर जी के सवाल पे जाऊंगा कि एप्रिसिएशन मिला है या एपिथी मिली है। तो इसको समझने के लिए प्राइवेट बजट स्कूल के जो बच्चे, बजट स्कूल का मतलब जिनकी सालाना फीस 30,000 रुपये या उससे कम हो, ऐसे स्कूल को बजट स्कूल किया जाता है। प्राइवेट स्कूल के, बजट स्कूल के बच्चे आए कहां से? तो ये ज्यादा करके आए गवर्नमेंट स्कूल से, जिनको लगा कि शायद इस बजट स्कूल अच्छा कर रहे हैं, इसमें मेरे बच्चे को ज्यादा ध्यान, जो भी उनके रीजंस हो, उस रीजंस के वजह से ये बच्चे वहां से शिफ्ट होके प्राइवेट बजट स्कूल्स में आ गए। और बजट स्कूल्स ने शायद, या मैं तो पूरी तरह सही, अगर मेजॉरिटी बजट स्कूल्स का जो सालाना फीस है, जिसको कम करने की या नहीं देने की बात चल रही है, वो गवर्नमेंट स्कूल के पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर से कम है। हाँ, तो कम पैसे में इन्होंने क्वालिटी एजुकेशन दिए, एक नेशनल एसेट खड़ा किया। स्कूल एक नेशनल एसेट है, स्कूल एक स्टेट एसेट है। इलेक्शंस जब होते हैं तो प्राइवेट कंपनियां नहीं दी जाती, प्राइवेट स्कूलों में इलेक्शंस होते हैं, क्योंकि वो एक नेशनल एसेट माना जाता है। प्राइवेट स्कूलों ने इंजीनियर्स दिए, डॉक्टर्स दिए, पॉलिटिशियंस दिए, ऑफिसर्स दिए, लेकिन उनको बदले में क्या मिला? कि आप ये करो नहीं तो आपके ऊपर ये कार्रवाई की जाएगी, आप वो करो नहीं तो आपके ऊपर वो कार्रवाई की जाएगी। तो ये एपैथी आई कहां से? ये मुझे लगता है कि एपैथी आई क्योंकि प्राइवेट स्कूलों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, और शायद इसको अनदेखा करके ये जताने की कोशिश हमेशा जारी है कि नहीं नहीं, ये तो ठीक काम नहीं कर रहे हैं, ये तो पैसे ले रहे हैं, इनको तो समझाना पड़ेगा, इनको तो सिखाना पड़ेगा। I want to bring an important point here that private budget schools in this country are the only people who give parents choice. आज एक पेरेंट के पास में चॉइस है कि वो ए स्कूल में डाले, बी स्कूल में डाले, डी स्कूल में डाले, सी स्कूल में डाले। कुछ सालों पहले उसको फॉर्म लेके उसको रात स्कूल के बाहर सोना पड़ता था, तब एडमिशन फॉर्म मिलता था। और हमको ट्रीट कैसे किया जा रहा है? जैसे शर्मा जी ने कहा कि ये करो नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ओके, सो द एपैथी कम्स फ्रॉम नॉट that we are not doing a good thing. The apathy comes from we are doing a good thing in less amount of money. Okay, so ये फर्स्ट पार्ट है मेरे क्वेश्चन का। दूसरा जो मुद्दा है फी कलेक्शन का, मैं शर्मा जी को भी पूछना चाहूंगा, अमित जी को, राजेंद्र दाइमा जी को और सारे पैनलिस्ट को, क्या इसके पहले कोई इकोनॉमिक रिसेशन इस देश में नहीं आया? इसके पहले कोई भी इकोनॉमिक रिसेशन इस देश में नहीं आया, तब गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर निकाला?
तब प्राइवेट स्कूलों ने अपने पेरेंट्स को संभाला है, तब फीस भरी नहीं गई पेरेंट्स से, उन्होंने स्कूलों को बताया कि हमारी कंपनियां बंद हो रही है। हाल ही में 2016-17 में फिर रिसेशन आया था, पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल एरिया इन पीसीएमसी स्लैक में आ गई, इंडस्ट्रीज बंद हो गई, किसने संभाला? पेरेंट्स और स्कूलों ने अपने एक दूसरे के प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ में शेयर करके ये जो रास्ता है लंबा तय किया है। तो मुझे ये लगता है कि फी कलेक्शन का डिमांड लॉकडाउन के पीरियड में और कोविड-19 में is more a populist kind of order. I'm very sorry, but see, I really appreciate this particular government's effort to handle the situation. I really appreciate our CM, our education minister, that कि इन्होंने इतने अच्छे से इस situation को संभाला है। लेकिन जैसे शर्मा जी ने कहा कि रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, तो फी कलेक्शन का मुद्दा, मुझे लगता है फी कलेक्शन का मुद्दा है ही नहीं। बात फी की नहीं है, बात फी कैसे मांगी जाए इसकी है। हाँ, कि जिसके पास में पैसा ना हो उस पर फोर्स ना किया जाए। इस बात से स्कूल कम्युनिटी, पेरेंट्स, गवर्नमेंट, वी आर ऑल ऑन सेम पेज कि जिसके पास में आज तकलीफ है उसको हमने पास्ट में सपोर्ट किया है, वेदर इट इज अ रिसेशन ऑफ 2007 और 98। कई बार रिसेशन आया और कई बार स्कूलों ने सपोर्ट किया। तो मुद्दा यह है कि इसको फोर्सफुली ना किया जाए, तो उसका सोल्यूशन देने के बजाय एक पॉपुलिस्ट ऑर्डर निकालना और कोई सोशल मीडिया पे ट्वीट करना, ये बात इस समय थोड़ी शोभा न देने वाली है। तो फी कलेक्शन का मुद्दा है, तो उसका सोल्यूशन मैं दे दूंगा कि इसमें सिर्फ एक एसोसिएशन, ईसा एसोसिएशन इज ऑलरेडी इन टॉकिंग टर्म्स विद द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट हैज टेकन इट पॉजिटिवली कि, और मैं ये शर्मा जी को भी बोलूंगा कि ये स्टेट में भी अगर कोई स्टेट में ये पर्टिकुलर मुद्दा है तो वो इसको यूज करे, ये सॉल्यूशन बोल के, कि एजुकेशन डिपार्टमेंट और एसोसिएशन मिलके हमने प्रपोज किया है उनको कि एक कॉमन मैसेज बनाते हैं फीस मांगने का, ठीक है, और वही मैसेज सिर्फ पेरेंट्स को दिया जाएगा, जिसके वजह से हम ये अश्योर्ड रहेंगे कि कोई फोर्स ना हो, कोई पेरेंट्स के ऊपर दबाव ना हो, इसी के साथ में फीस का भी मुद्दा सॉल्व हो। और हमने गवर्नमेंट को ये और एक अपील की है कि आप आगे आए और आप बोले कि देखो फाइनली प्राइवेट स्कूल को आज संभालने वाले दो इंपॉर्टेंट लोग हैं, पेरेंट्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, विच ऑल्सो इंक्लूड्स टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। तो ये दोनों ने साथ में मिलके इस प्रश्न को छोड़ना है, चलाना है। तो गवर्नमेंट ने ये अपील करनी चाहिए कि आप साथ में मिलके आए और इस प्रश्न को छुड़ाए। जिनकी क्षमता हो वो अपने स्कूल को बचाने के लिए, अपने शिक्षक को बचाने के लिए जरूर आगे बढ़े। दिस इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ message to both parents and schools. But I think the trend of last 6-7 years is always a populist kind of order, और बस स्कूलों को कोई ऑर्डर दे दो और आप फिर बोलो कि मैं तो जनता के साथ, ऐसे इससे डिवाइड होता है और हम सब एक ही देश के, एक ही स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। इसमें डिवीजन ना लाए और इसमें ये करे कि पेरेंट्स और स्कूल साथ में आए, जिनकी क्षमता हो वो स्कूल को और टीचर्स को सपोर्ट करे, एंड दैट इज द वे टू द फ्यूचर आई फील। अबाउट आई क्विकली फिनिश इन द लास्ट 1 minute अबाउट द ऑनलाइन एजुकेशन। जो टीचर्स ने कई स्कूलों के टीचर्स, हमारे खुद के स्कूलों के टीचर्स, और मैंने कई लोगों से बात की, तो दे हैव वर्क फॉर मोर देन 14 hours in a day in limited resources. Principals have worked 14 hours a day, more than 14 hours a day in a limited resources. Teacher has worked in her home to start that online classes, and she saw to it कि academic बच्चे का loss ना हो. This, by doing this, teacher has set yet another example for the government and parents to how to support each other into the time of crisis, and not to take populist kind of orders or advantage of the situation. So I pass it on to you, Sridhar ji, and
we can go further. Sridhar, on to you. Thank you, Rajendra sir, for your views. So the fees, the salaries, also the problems in the urban as well as the rural areas, and the teachers, in spite of all these hurdles going on with online teaching, the schools are taking all the efforts to reach out to children. So to compile all of these policies play a very, very important role. So policies are being framed, stakeholders that are the private schools are never taken into consideration while making a policy. And I believe that in the coming time, when the academic year 2021, the schools will reopen, there'll be more policies which would be expected. So, Amit ji, I would want you to express your opinions on the same. Thank you very much, Sridhar ji. Hope I'm audible to all. Great. I think I have been listening to all my co-panelists, and it is a delight to understand the ground reality. I think starting from Daima ji, उन्होंने बताया कि how schools are under stress for different reasons. Fee collection हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, payments करने हैं, property taxes भरने हैं, वगैरह वगैरह. और specifically in rural areas, schools are under immense stress. Specifically coming to Kulbhushan ji, कि भाई गवर्नमेंट ऑर्डर आके इसमें ज़्यादा कंफ्यूजन ला दिया. अदरवाइज देयर हैव बीन प्रॉब्लम, और हमारा स्कूल मैनेजमेंट, पेरेंट्स मैनेजमेंट मिलके उसको हम सॉल्व करते आ रहे हैं. और क्योंकि ऐसे ऑर्डर निकल जाते हैं ना, तो जो सक्षम है वो भी चाहेंगे कि अभी कोई नहीं दे रहा है तो हम कैसे दें, तो ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है. There could have been a slightly better way also to deal with the thing. और राजेंद्र सिंह जी ने specifically focus किया that forget sympathy, there is apathy for private schools for varieties of reasons, or which in some sense the reason is the low-cost private schools, they are also seen as a competitor, right? And when there is a competitor to whom? जो हमारे गरीब बच्चे जा रहे हैं, चाहे बिलो लो इनकम ग्रुप से और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप से या मिडिल इनकम ग्रुप से, उनके पास ऑप्शंस जो बचे हैं. एंड इफ यू लुक इनटू द डेटा इन द पॉलिसी मेकिंग एस्पेक्ट, वी लुक इनटू अ लॉट ऑफ डेटा एंड ट्रेंड. वी नो दैट in last 4-5 years crores of students have migrated. Actually तो गवर्नमेंट स्कूलों में एनरोलमेंट कम हुआ है, प्राइवेट स्कूलों में बढ़ा है, और एज एन ओवरऑल एनरोलमेंट भी हमारा बढ़ा है. सो देयर इज अ क्लियर ट्रेंड दैट पेरेंट्स आर choosing private schools over government schools, and there is a competition, and we know that also led to kind of closure of many government schools too. उनको they didn't call it a closure, they called it amalgamation or merger or something, but उसमें बहुत कम हुआ है. So one thing I would certainly do is, from a policymaker's perspective, and I'm currently a policy fellow at the Center for Civil Society, we do the research on what is happening in the education system. So certainly I would appreciate the effort brought in by private sector, and specifically the low-cost private sector, low-cost private schools, to pitch in to kind of save the education in the country. Otherwise, think about in the absence what would have happened. There would have been certainly two classes. एक जहाँ पे कि गरीब माँ बाप के बच्चे जो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों में जा रहे हैं जहाँ पे एफिशिएंसी नहीं है, क्वालिटी नहीं है, and then you have a lot of complaint. And otherwise you have all the big private schools जहाँ पे those who are rich and super rich or uber rich, they are going and they are able to access it. अभी उनको इंडिया में मिला, आपको महाराष्ट्र में पुणे में एजुकेशन मिला, नहीं मिला वो मुंबई भेज देंगे, मुंबई में नहीं मिला वो लंदन भेज देंगे, वगैरह वगैरह, right? So in any case, there is a drain of economy and talent outside. So certainly I would appreciate, number one, the effort of private schools, and specifically the low-cost private schools, in saving the state of education.
and we see that a lot of talent has actually come out of this segment. अभी आप बहुत देखेंगे बहुत लोग जो कि प्राइवेट इन छोटे स्कूलों से थे जो कि निकल के आगे बढ़े, including those who are currently working against the or adopting the populist approach. For an example, we know that Shri Arvind Kejriwal ji, who is currently Honorable the Chief Minister of Delhi, in initial years of his education, he also went to a low-cost private school. आज भले वो अपना पॉलिटिक्स के पॉपुलिस्ट अप्रोच की वजह से उन्हें कुछ कुछ लेना पड़ रहा है, जो कि राजेंद्र जी ने इंडिकेट किया. But anyways, so I simply wanted to appreciate the effort done. I see the trend is clearly that even parents, when they actually come to trust, ऐसे तो नॉर्मली वो जरूर गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं और गवर्नमेंट के पास जाते भी हैं प्रेशर करने के लिए कि फी वेवर होगा वगैरह वगैरह जब प्रॉब्लम होती है. अदरवाइज दे ट्रस्ट द प्राइवेट स्कूल, एंड प्राइवेट स्कूल शुड आल्सो रियलाइज एंड ऑलवेज टेक नोट, दे ट्रस्ट विद देयर किड्स, दे ट्रस्ट विद देयर मनी, जो कि हमेशा वो टाइम टू टाइम देते रहते हैं. सो पेरेंट्स का भी एंगेजमेंट है. पेरेंट्स का कहीं कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे ये सिचुएशन है, एंड सर्टेनली आई एम सेइंग देयर कुड हैव बीन अ बेटर वे टू डील विद इट. लेकिन अभी तक आपने जितने चैलेंजेस बात किए, आपने कुछ पास्ट के बात किए कि आरटीई वगैरह की वजह से अब जो करंट रेगुलेशन है, इनफैक्ट आई हैव आल्सो रिटन अ पेपर ऑन द पॉलिसी चैलेंजेस फॉर लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल्स. यू गूगल इट, यू विल फाइंड इट. So there are already existing challenges. There are RT related problems कि उनके भी implementation की वजह से क्या क्या हुआ है. But I would really like to emphasize on what is the next to come, and are we getting ready what is next to come. So let's think about कि अभी ये तो अभी दो तीन महीने हुए हैं. In fact, I was following the news today, and France, which was already under a lockdown situation for last 1 month, they have extended in one order, they have extended the lockdown for next 2 months till end of July, till 24th of July they have extended. अभी तक कोई वैक्सीन नहीं हुआ है और हमें नहीं पता कि हम इस प्रॉब्लम में अभी कितने टाइम हैं. ये हमें मालूम है कि इकोनॉमी स्ट्रेस में आ रहा है तो कुछ कुछ पॉकेट खोल रहे हैं, बट वंस अगेन गवर्नमेंट माइट गो बैक टू कंप्लीटली लॉक इट, बिकॉज अगर और भी ज्यादा इन्फेक्शन तेजी से बढ़े तो. एंड स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू schools are unlikely to open. The rough estimate is good case scenario, maybe schools might open like let's say September. Worst case scenario maybe December. In some sense you can consider कि ये academic session तो गया. और मैं यहाँ पे स्कूल्स मैनेजमेंट और हमारे जो को पैनलिस्ट जो स्कूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, आई वुड रियली अर्ज यू, रिक्वेस्ट यू दैट व्हाइल यू आर थिंकिंग टॉकिंग अबाउट योर ऑपरेशनल चैलेंजेस, योर सैलरी एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, दोज आर ऑल सेकेंडरी. व्हाई वी नीड द स्कूल्स, व्हाई वी अप्रिशिएट योर एफर्ट, because you ensured a better quality learning, and there is going to be a learning deficit. So this will be my request to all the schools, parents, management, government, all to come together. We all should be united. We need to stand united to fight this pandemic. If we are divided, we cannot. Our Prime Minister has time and again suggesting, he's requesting, folding hands, हाथ जोड़ के वो बोल रहे हैं कि आइए हम सब साथ में इसके लड़ें. और इसमें अगर हम अपने छोटे छोटे सेल्फ इंटरेस्ट में जुड़ के अगर हम डिवाइडेड हो जाते हैं, कि पेरेंट्स जो सक्षम भी है वो सोच रहे हैं कि इसी बहाने हम कुछ महीनों की क्या अपना पैसा बचा लें, तो दे आर वर्किंग अगेंस्ट दोज हु रियली नीड द फी वेवर. या स्कूल्स भी उसको दे फिगर आउट की और हम कॉस्ट कटिंग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं टू मीट इट आउट, और फाइंड आउट इनोवेटिव solution to deal with the problem rather than putting pressure on parents. कि हम गवर्नमेंट को ही जाके बोलते हैं कि भाई हमें सपोर्ट कीजिए, हम काम कर रहे हैं. Like government is already announcing stimulus packages and all for different sectors. You go there. Maybe you go there to not-for-profit organization. There are several international organizations supporting all of these government schools, like UNDP, UNICEF,
you know, all of these international organization who are spending a lot of money, इससे कि हमारे बच्चे भी हैं, उनको भी जरूरत है, हमारे भी टीचर्स की सैलरी है. So we can, you figure out, you are the first guardian of, after the parents, you are the first guardian of the children, right? So you also behave like a guardian and say this is our responsibility and we will work it out with government, और हम इसको कुछ ना कुछ इसमें solution लेके आएंगे. Now the next thing, जब मैं आपके फ्यूचर बता रहा हूँ कि नंबर 1, खुलने वाले स्कूल अभी जल्दी है नहीं, लर्निंग डेफिसिट अगर हो गई तो उसको कवर कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा. One way to address the problem, and once again I appreciate the effort here, is कि ऑनलाइन के थ्रू कुछ हम करने की कोशिश किए हैं कि ऑनलाइन के क्लास चल रहे हैं, लेकिन और इसमें और ज्यादा करना होगा. अगर कल को स्कूल खुल भी गए, there will be added compliance to be followed. हो सकता है आपको कहा जाए कि एक सैनिटाइजेशन टनल बनाइए जिससे होके ही सारे बच्चे जाएंगे, करने के बाद हर दिन मॉर्निंग एंड इवनिंग में स्कूल को पूरे सैनिटाइज करेंगे, जितने लोग आ जा रहे हैं, सामान कैसे करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, मल्टीपल शिफ्ट में करेंगे, बहुत कुछ हो सकता है. इसके कई कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं. शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकता है कि बहुत सारे स्कूलों को लगे कि भाई हमारा कैश फ्लो हो नहीं रहा है, फाइनेंस आ नहीं रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, मैनेजमेंट का काम बहुत बढ़ रहा है, वी आर नॉट एबल टू डू इट, और हम इसमें फंसना भी नहीं चाहते हैं ये टसल में, वी सिंपली क्लोज इट डाउन. एंड वी हैव हैड द आरटी एक्सपीरियंस, जबकि बहुत सारे स्कूल बंद हो गए क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड काम में इन सब चीजों में फंसना नहीं चाहता है, ये एटीट्यूड है. लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि जो स्कूल्स फॉलो करें उनका कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस बढ़ जाएगा, तो वो एक तरफ चाहेंगे कि फी हमारा बढ़े क्योंकि हमें ये एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट मीट आउट करना है जो कि हमने पहले प्लान नहीं किया था, जो फी स्ट्रक्चर वगैरह किया था. और साथ ही साथ जबकि गवर्नमेंट का आपको ऑर्डर आ रहा है एग्जैक्टली ऑपोजिट, वो कहेंगे कि आपको फी नहीं लेना है या कम करना है या कुछ और करो क्योंकि हो नहीं सकता है. So you are going to get into a very, very difficult situation. And here, once again, the core my message is schools management, parents bodies, government. अभी देखिए, अभी जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, we knew that there will be a lot of people below poverty line जो they will be forced to starve. उनके पास खाने को नहीं होंगे. What we did, we all as a civil society came together to ensure that no one goes hungry. हम सब ने कुछ फूड इकट्ठा किया, पीएम केयर फंड में पैसे डाले, एनजीओज आए, हम लोगों ने इंडिविजुअली जाके रोज लोगों को खिला रहे टू एंश्योर नो वन गोज हंग्री. And therefore here I would request as my concluding remark, let's ensure there is no learning deficit and we stand together, we stand united in this fight. If we stay divided, we will not be able to win the battle. Thank you very much. Appreciate your response, Amit ji. Thank you so much. So for sure, we have and we are working hard in our own way to ensure smooth transition. But again, Independent English Schools Association Maharashtra as well as NISA wants to ensure and assure all possible support to make this educational fraternity a positive one. I wish to ask Kulbhushan ji, as you know that this crisis in education is not just limited to state, but it is also a national issue. So I would like to ask you an overview on the same and also possible solutions that you can suggest regarding this issue. श्रीधर जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है और हमारे पैनलिस्ट ने बहुत सारी बातें, अभी राजेंद्र जी ने भी बात कही कि बहुत सारे रिसेशंस आए जिससे स्कूल्स निकले और स्कूल क्राइसिस से ही बढ़े. जब एजुकेशन एंड क्राइसिस की बात होती है तो मैं हर वेबिनार में कहता हूँ कि प्राइवेट स्कूल तो हमेशा क्राइसिस पे रहे, प्राइवेट स्कूल खोलना ही एक क्राइसिस है. कि जैसे राजेंद्र जी ने कहा कि अपनी वेल्थ के बाद अपने रिलेटिव्स की वेल्थ भी लगा देना, अपने इन लॉज की भी बहुत लोगों ने वेल्थ लगा दी, कईयों ने अपने पेरेंट्स की ग्रेजुटी, पेंशन, सारी जो रिटायरमेंट फंड्स हैं वो लगाए. तो ये सारे शुरू से क्राइसिस पे वो बढ़े हैं. और जब क्राइसिस, रिसेशन, ऐसी चीजें आई हैं तो बजट प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स ने मिलकर इसका सॉल्यूशन किया है, क्योंकि ये कम्युनिटी स्कूल है, ज्यादातर लोग इन पे फेथ करते हैं. हर एक फैमिली की तरह प्राइवेट स्कूल और पेरेंट्स का एक बिहेवियर भी है.
1-2% पेरेंट्स को छोड़कर। तो सरकार से ये कोई एड नहीं लेते। जैसे बहुत सारे लोगों का भी प्रश्न भी आ रहा है, सरकार से किसी को क्या सरकार कोई सहायता कर सकती है? आज तक सरकार ने कभी श्रीधर जी सहायता की है या प्राइवेट स्कूल ने कभी सहायता मांगी है? तो कहते सरकार से हम क्या मांग सकते हैं, हम तो सरकार से सिर्फ पहले एक मांग करते हैं कि आज तक हमने आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन जो कानूनन हमारा बनता है अगर आप वो ही दे दे, राइट टू एजुकेशन पे जो हमारा हक बनता है, जो बच्चे हमने पढ़ाए हैं और हमारा पैसा आपके पास है, हम कोई एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे, अगर सरकार वो ही इस समय पेमेंट कर दे अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो एक बहुत बड़ी जो है प्राइवेट स्कूलों को मदद होगी, जबकि वो पैसा प्राइवेट स्कूल्स का है, इन्हीं बच्चों का है, इन्हीं एजुकेशन सेक्टर का है, सरकार को कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं देना है। लेकिन सरकार उल्टा जब कुछ देती रही है, इस तरह के आदेश इस पे डालती जा रही है। ये बड़ा सिंपल, जैसे राजेंद्र जी ने भी कहा और अभी अमित चंद्रा ने भी कहा कि आने वाले सरकार कह रही है कि आप फीस ना बढ़ाएं, जबकि स्थिति बिल्कुल ये समझ में आ रही है कि आगे एजुकेशन महंगी होने वाली है, कि यहाँ पर ऐसे एक्सपेंसेस जिसको हमने प्लान ही नहीं किया, वो एक्सपेंसेस प्राइवेट स्कूल्स पे पड़ने वाले हैं। और उसके बाद सरकार ने ना कभी एड दे दी, सरकार के एडेड स्कूल है जैसे राजेंद्र जी ने भी बताया, और स्कूल्स हैं सरकारी स्कूल, एडेड स्कूल, और तीसरे हैं प्राइवेट स्कूल जो बिल्कुल अनएडेड है, उस पर सरकार कम से कम अगर कुछ दे नहीं रही, अगर इस तरह के ऑर्डर ना देती, ना दे पैसा लेकिन गलत ऑर्डर भी तो ना दे, अगर ऑर्डर ना देती तो शायद पेरेंट्स और स्कूल्स मिलकर इसका खुद ही सोल्यूशन निकाल लें। ये तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जो सरकार बीच पे काम कर रही है, ये बीच में हर्डल एक पड़ गया है। अदरवाइज पेरेंट्स और हम आपस में मिलकर, जैसे पुलिस स्टेशन पे भी लोग जाते हैं तो एफआईआर जब गवर्नमेंट काटती है उससे पहले बहुत सारे लोग कंप्रोमाइज कर लेते हैं आपस में बैठ। तो ये एक बहुत अच्छा म्यूचुअल हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो राजेंद्र जी ने भी कहा। हम अपने पेरेंट्स को जानते हैं, जो पेरेंट्स ऐसे होंगे हो सकता है हमारे दूसरे पेरेंट्स उसमें मदद करें। और अगर लोग कहते हैं कि सरकार को है कि मुझे मदद करनी है, तो ठीक है भाई, नंबर 1 अच्छे ऑर्डर्स निकालें। अगर उसके बाद भी सरकार को इच्छा है कि नहीं प्राइवेट स्कूल की मदद करनी है, जो इस समय करनी चाहिए, महामारी की स्थिति में सरकारी स्कूल का बच्चा और प्राइवेट स्कूल का बच्चा दोनों को समकक्ष समझना चाहिए, बराबर समझना चाहिए। आज उनकी टीचर की परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे 2 करोड़ टीचर्स की परेशानी है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी को, उनको भी अमित जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर अपील की। तो अमित जी, मैं भी आपके माध्यम से और इस वेबिनार के माध्यम से अपने प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ कि कृपया हमारे 2 करोड़ टीचर्स को भी अपना समझे, हमारे 50% जो बच्चे हम पढ़ा रहे हैं उनको भी आप अपना समझे। क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में आप एक घोषणा और करें ना, कि आज प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले, बजट प्राइवेट स्कूलों वाले में पढ़ने वाले कुछ असक्षम पेरेंट है जो फीस नहीं दे पा रहे, तो मेरी हिंदुस्तान के सक्षम लोगों से अपील है कि मैं एक फंड बना रहा हूं, उसमें वो फंड दे अगर कोई देना चाहते हैं, ताकि 1000 रुपए की ही डीबीटी इस समय कर दे। हमारे राइट टू एजुकेशन का हमें पैसा दे दो, जो हमारा हक बनता है। बहुत प्रदेशों में प्लेज मनी इन्होंने ले रखी है, जो लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है, वो बैंक में एफडी पड़ी हुई है, उस एफडी को रिलीज कर दे, वो इसी कारण के लिए होती है, छोटे छोटे स्कूलों को कुछ और मदद हो जाएगी। और उसके बाद भी अगर सरकार कुछ मदद करना चाहती है, जो उसका फर्ज बनता है उसको करना चाहिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री को भी करना चाहिए, हमारे हर मुख्यमंत्री को भी करना चाहिए। तो वो एक बार अपील तो करके देखें कि जो लोग और सक्षम हैं, क्या वो बजट प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स को इस समय मदद करना चाहते, फंड अनाउंस करें। तो शायद मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए का फंड हर प्रदेश में आएगा, और 1000 रुपए की ही 1500 रुपए की एक डीबीटी कर दी जाए, ताकि जो असक्षम पेरेंट्स है उनकी कुछ मदद हो जाए। और हम स्कूल की तरफ से भी, डीसा की तरफ से भी, और मैं महाराष्ट्र एसोसिएशन की तरफ से भी वादा करता हूँ अपनी तरफ से, कि जो हमारे असक्षम पेरेंट्स हैं, हमारे स्कूलों के वो अंग हैं, हमारे परिवार का हिस्सा है, हमारे स्कूल्स भी उनका सहयोग करेंगे। लेकिन सरकार बीच में ऐसे ऑर्डर्स ना निकाले जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही। हम मिलकर अपने बातों को सॉल्व कर लेंगे, अपने पेरेंट्स को भी हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन सरकार के आदेशों से ये सारी गड़बड़ हो रही है। सरकार हमारे राइट टू एजुकेशन का पैसा दे, जो हमारा अपना पैसा है तुरंत रिलीज करे अकॉर्डिंग टू राइट टू एजुकेशन एक्ट, तो बहुत बड़ी रिलीफ मिल जाएगी। और अगर एक फंड ऐसा बना दिया जाए कि सेव एजुकेशन ऑफ इंडिया एक फंड बनाए,
जिसमें पूरे हिंदुस्तान के लोगों से अपील करें कि बजट प्राइवेट स्कूल आज खतरे में आ गए। और दूसरा मैं ये संदेश आपके थ्रू और देना चाहता हूँ, सपोज जैसे अमित जी की बात आई कि राइट टू एजुकेशन से बहुत सारे स्कूल बंद हुए, अगर इस क्राइसिस में स्कूल बंद हुए तो सरकार इस बात को भली भांति जान ले कि सरकार पे एक बच्चे पे 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह खर्च हो रहा है, और वहां टीचर एब्सेंटिज्म भी है और टीचर्स की कमी भी है। अगर ये बच्चे सरकार को पढ़ाने तो पड़ेंगे, उनका शिक्षा का अधिकार पास हो चुका है, फिर उनको ऑटोमेटिकली सरकारी स्कूल की शरण लेनी पड़ेगी। आगे गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल क्राइसिस में रहेगी, रूम्स ऑलरेडी कम है और रूम्स बनाने पड़ेंगे और टीचर अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, तो वो बच्चों पे जो खर्च आएगा वो 8 से 10 हजार रुपए प्रति माह आएगा। और आज इन बजट प्राइवेट स्कूल्स ने 3,000 रुपए से नीचे 98% स्कूलों ने शिक्षा का भार वहन किया हुआ सहयोग कर रहे हैं। अगर ये सहयोग खत्म हुआ तो कितना बड़ा बर्डन गवर्नमेंट पे जाने वाला है। तो गवर्नमेंट को तो खुद आगे बढ़कर एक फंड बनाना चाहिए। इवन मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का जो नारा दिया, इससे में बिल्कुल एप्रोप्रिएट वक्त है। नीसा उस पर काम कर रहा है, अपने एक एक स्कूल को डिजिटल करने की बात कर रहा है। नीसा माइक्रोसॉफ्ट से भी बात कर रहा है और कंपनी से भी बात कर रहा है कि कैसे आज बच्चे डिजिटल होकर ऑनलाइन स्टडीज कर सके। ये एक राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट मौका है। मैं तो कहता हूँ एक नेशनल मोबाइल बैंक बनाना चाहिए, जैसे हमने बुक्स बैंक बनाया कि पुरानी किताबें लोग जो है उस पर डोनेट करें। पूरे देश के लोगों को अपील करें कि जिनके पास मोबाइल फोन, घर पे बहुत सारे सक्षम लोग हैं पुराने मोबाइल पड़े, वो उस मोबाइल बैंक में जो है अपने मोबाइल डोनेट करें, और वो बजट प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को जिनके पास ये फैसिलिटी नहीं है उनको डोनेट किया जाए। ऐसे उनकी फीस के लिए भी एक फंड जनरेट किया जाए। तो इस समस्या से मिलकर, हिंदुस्तान में किसी चीज की कमी नहीं है, एक सकारात्मक मैसेज की जरूरत है। मैं आपको बताऊं, अगर एक सकारात्मक मैसेज आ जाए, हिंदुस्तान में यूरोप की कई कंट्रियां बसती है। यहाँ पर धन धान्य की कमी नहीं है, दान देने वालों की कमी नहीं है, सिर्फ उनको ये लगना चाहिए कि हमारा पैसा सही जगह पे इस्तेमाल होगा। मैं कहता हूँ एक एक बजट स्कूल के बच्चों को इस देश के नागरिक संभाल लेंगे। एक सकारात्मक सोच और सकारात्मक मैसेज की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से। धन्यवाद कुलभूषण जी। जरूर आपने जो सजेशन दिया है इस पे सकारात्मक वे से हम आगे गवर्नमेंट तक जो पहुंचाना है हमें मैसेज, वो जरूर पहुंचाएंगे। दाइमा जी, रूरल एरियाज में स्कूल्स की स्थिति के बारे में आपने बात की, बट अभी रूरल स्कूल्स के परिस्थिति को कैसा सुधारा जाए, इस पे आप जरा कुछ सजेशंस देना चाहेंगे? पहली बात तो मैं अमित जी ने जो मुद्दा उपस्थित किया आज, लर्निंग डिफिशिएंट, ये होना नहीं चाहिए। मैं उससे 100% मैं उनसे सहमत हूँ। ठीक है, फीस आज नहीं कल आ जाएगी, 2 महीने के बाद आ जाएगी, लेकिन पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए। देयर शुड नॉट बी एनी लर्निंग डिफिशिएंट। ये बहुत अच्छा मुद्दा आज अमित जी ने उपस्थित किया। और इससे रिलेटेड ही मैं कहना चाहता हूं कि ये लर्निंग डिफिशिएंट भर के निकालने के लिए हमारे टीचर्स को, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, इनको काफी मेहनत करनी पड़ेगी आने वाले समय। दे हैव टू वर्क ओवर टाइम, इवन हॉलीडेज को उनको काम करना पड़ेगा। हमें स्कूल चलाना पड़ेगा, संडे को स्कूल चलाना पड़ सकता है, और हम हमारी जवाबदारी समझते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि हम पर डे की फीस नहीं लेते। अभी काफी यहाँ ट्रस्टीज में देख रहा हूँ अपने मेंबर ये प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं कि अगर भाई सितंबर से स्कूल चालू होता है तो हमारा फी का क्या होगा। वी आर नॉट टेकिंग द फी एज अ पर डे और मंथली। हम सिलेबस कंप्लीट करने का फीस लेते हैं। हम बच्चों को शिक्षा देने का जो कार्य करते हैं, हम जो सैलरीज देते हैं उसके बदले में हम फीस लेते हैं, और इसमें हमारे स्कूल कहीं पे भी कम नहीं गिरेंगे। ये मैं एक एसोसिएशन की तरफ से सभी को आश्वासन देना चाहता हूँ, और हमारे मेंबर्स को भी आश्वासन देना चाहता हूँ कि आप ये अपने माइंड में से निकाल दीजिए कि भाई 2 महीने स्कूल नहीं भरा तो कैसा होगा। हमको पेरेंट्स को कन्विंस करना है कि भाई हम आपका सिलेबस पूरा कर रहे हैं, हमारा स्टाफ ओवर टाइम कर रहा है, ओवरलोड वर्क कर रहा है, ये
करके हमें पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। और मुझे विश्वास है हमारे पेरेंट्स ये बात समझते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसर्न कोई होगा अपने स्टूडेंट्स के लिए तो ये स्कूल्स है और ट्रस्टीज है। तो डेफिनेटली रही बात दूसरा, श्रीधर सर आपने जो प्रश्न किया है रूरल एरिया में काफी प्रॉब्लम्स है, बिकॉज रूरल एरिया में काफी स्टूडेंट्स के पास, पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं है। आपको पता है नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आज स्कूल्स चाह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में क्या हम ऑनलाइन उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें, और मैं हम सभी स्कूल संस्था चालकों का अभिनंदन करना चाहूंगा। क्या ऐसे समय में भी वो ये प्रोवाइड कर रहे हैं नेटवर्क के थ्रू, इसके थ्रू कैसा क्यों ना हुआ वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो माइक्रो इंटीरियर है वो ग्रामीण क्षेत्र है, तालुका स्तर और उससे नीचे जहाँ गांव है, जहाँ एक या दो ही स्कूल है, तो वहाँ काफी प्रॉब्लम आने वाले। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवर टाइम वर्क करना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा सोल्यूशन नहीं है। तो ये बात हमें पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा। और मैं ये यहाँ एक मुद्दा आपके माध्यम से एक ध्यान में ला के देना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 2 साल से जो स्कूल्स अपग्रेडेशन, दर्जावार जिसे बोलते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, वो रुकी हुई। 8-10 दिन पहले एजुकेशन कमिश्नर सोलंकी सर से जब वेबिनार पे बात हुई तो वो टाइम भी मैंने ये मुद्दा उपस्थित किया था, क्योंकि 2 साल से अगर ये प्रक्रिया बंद है तो टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। जिस गांव में समझो एक ही स्कूल है और उसका 4th तक की परमिशन है, तो वहां के बच्चे कहाँ जाना चाहिए, 5th से कहाँ जाएंगे? दे आर गोइंग इन ड्रॉप बॉक्स, ऑफलाइन हो जा रहे हैं वो स्टूडेंट्स। और ये हमने वो मुद्दा कमिश्नर साहब के ध्यान में ला के दिया है, एंड ही हैज अश्योर्ड दैट विद इन कमिंग डेज ये जो दर्जावार की ऑनलाइन प्रक्रिया है ये गवर्नमेंट लेवल पे चालू होने वाली है। दूसरा है आरटी रिन्यूअल सर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम। अभी लॉकडाउन है, 2 महीने का लॉकडाउन है, आगे बढ़ भी सकता है। आपको आरटी रिन्यूअल करना है, आपको जिला परिषद में जाना पड़ेगा। हाँ, उसके आरटी रिन्यूअल के बगैर पैसा नहीं आ रहा है। तो इसको भी लिए हमें गवर्नमेंट से फॉलो अप करना पड़ेगा कि ताकि ये जल्द से जल्द आरटी रिन्यूअल्स ये भी ऑनलाइन हो जाए। तीसरा, कोविड सिनारियो में स्कूल्स के एक्सपेंसेस बढ़ना है, जैसा सभी अभी ने बताया, सैनिटाइजेशन है, मास्क प्रोवाइड करना, ग्लोव्स प्रोवाइड करना। तो हमारी एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है क्या हर स्कूल के लिए गवर्नमेंट सैनिटाइजर्स, मास्क ये प्रोवाइड करे। ये हमारा एक गवर्नमेंट के पास डिमांड है, और मैं हमारे कमिश्नर साहब के साथ वेबिनार के कन्वर्सेशन में भी ये डिमांड किया है, और ये करना चाहिए। चौथा, एक सबसे बड़ा इशू आने वाला है, ये स्कूल बस का आने वाला है। ठीक है, हम हमारा लर्निंग डेफिशिएंट को भर के निकाल सकते हैं ओवर टाइम करके, लेकिन स्कूल बस का भी काफी प्रॉब्लम आने वाला। जो एजेंसीज है उनको काफी समस्या होने वाली है, क्योंकि ईएमआई उनके ऑन है। 4-5 महीने समझो स्कूल नहीं रहेगा तो ईएमआई उनका ऑन है। इंश्योरेंस चार्जेस वो पे कर चुके हैं, आरटीओ चार्जेस पे कर चुके हैं। रादर आप अगर कंपेयर करेंगे अदर व्हीकल से तो स्कूल बस के इंश्योरेंस चार्जेस ये सबसे ज्यादा है, आरटीओ के चार्जेस सबसे ज्यादा है। इवन ड्राइवर और अटेंडेंस, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हमें अटेंडेंट भी भेजना पड़ता है, तो उनके सैलरीज भी ऑन है। सिर्फ खर्चा कहाँ बच रहा है, सिर्फ डीजल का, रनिंग एक्सपेंसेस। बाकी का आपका 80% आपका स्कूल बस का एक्सपेंसेस ऑन है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, हमें पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ेगा। और यहाँ मैं फिर वही बात कहूंगा, अगर गवर्नमेंट कुछ हमारे ऊपर अन्यायकारक यहाँ से आगे अगर कुछ आदेश देती है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और फिर मैं यहाँ एक दोहराना चाहता हूँ कि अगर ऐसे कोई आदेश आते हैं तो डेफिनेटली ऐसा विल गो इन फोर्स
विल अप्रोच, हम न्याय के लिए हम याचिका दाखिल करेंगे और हो सका अगर ऐसा कुछ आदेश आता है तो महाराष्ट्र में रीओपन नहीं होंगे अनलेस एंड अनटिल हमको न्याय मिलता है। ओके, धन्यवाद। श्रीधर सर, कंटिन्यू जी, thank you, Daimaji. So, policy matters play a very, very important role, and as Amit ji also explained to us. But then, what is the roadmap that you think should be for a brighter future, Amit ji? Okay, thank you. And I'll actually take forward the same conversation from Kulbhushan ji and Daima ji. See, I see, well, certainly the crisis, the current crisis is a very big crisis. But one thing I have learned is that we should not waste the crisis, because every crisis brings itself an opportunity. तो हमें ये भी देखना चाहिए कि इस क्राइसिस में हम क्या सीख रहे हैं, क्या जान रहे हैं, हमारे सिस्टम में क्या कमियां थी, उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं. At the same time, the key element for human to survive, innovate. So I'll say this is a completely changed scenario. अभी भी हम behave कर रहे हैं वैसे ही जैसे हम पुराने सिचुएशन में हैं, ordinary सिचुएशन में हैं. No, I keep saying the world post corona is not going to be the same as pre-corona. तो वो जैसे थे उसके बाद अगर खुल भी गया तो बहुत सारी चीजें चेंज होने वाली हैं. जब तक हम क्राइसिस में हैं तब बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं. जब क्राइसिस से बाहर निकल जाएंगे तभी भी बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी होंगी. सो द वे ऑफ डिलीवरी ऑफ एजुकेशन, delivery, planning, financing, regulation, all of that has to be thought in a fresh perspective, and this is our time to innovate. So we innovate to solve all of these problems. Let me give you a couple of suggestions, and there are more people who can here think more critically. I'm giving you more hypothetical ideas. You guys can plan it out. So for an example, we have made it a either or question कि भाई हमें fee देना है कि नहीं देना है, हमें fee लेना है कि नहीं लेना है. Can we innovate this model? उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? For an example, the schools together can come and say, okay, हमारा whatever is expenses है, हमारा pending RTs का इतना due है, तो वो अगर हमें due कर दे तो we will be able to reduce the cost by let's say 10%, whatever number, 10%, 15%, 20%, whatever. Can we say कि वो RTE का जो आप दे रहे हो, for an example जैसे राशन आपने बांटे हैं 3 महीने के एडवांस में, right? Can you say कि हम 2 साल का 3 साल का RTE का जितना reimbursement tentative होगा हम आपको एडवांस में दे जाते हैं because you have a problem of the cash flow. ठीक ना, कि वो पेंडिंग पैसा बाद में आएगा वगैरह, लेकिन टीचर को तो अभी मेरे को पे करना है वगैरह वगैरह, राइट? तो हम कह सकते हैं कि RTE का आप हमें 1 साल का पैसा एडवांस में दे दो, या अगले जो अभी पेंडिंग है पेंडिंग का करो, अगले इस सेशन के, इस एकेडमिक सेशन के, अगले एकेडमिक सेशन के 1-2 साल के हम क्या आप एडवांस दे सकते हो, एंड देन विल बी एबल टू फिल दैट गैप. कैन वी से कि हमारे बहुत सारे ये टैक्सेस एंड चार्जेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस हैं, इलेक्ट्रिक के हैं, बिजली के हैं, रेवेन्यू के हैं, अप्रूवल के हैं, लाइसेंसेस के हैं, टैक्सेस वगैरह हैं. कैन वी से कि गवर्नमेंट आपके लिए द इजीएस्ट थिंग इज जस्ट सिंपली वेव इट ऑफ फॉर 1 year, 2 year, 3 year का, जैसे हम वेव ऑफ कर रहे हैं लोन का, EMI का मोरेटोरियम पीरियड दे रहे हैं. कैन वी गिव अ मोरेटोरियम पीरियड फॉर ऑल ऑफ दीज एक्सपेंसेस व्हिच गवर्नमेंट कलेक्ट्स? तो उनके लिए इजीएस्ट चीज है कि उस पे कह दें कि भाई हम आपको 2 साल 3 साल के लिए इस पे छूट देते हैं बिकॉज ऑल ऑफ वी आर फाइटिंग क्राइसिस, तो ये आपको नहीं देना पड़ेगा. यू मैनेज सर्टेन फंड एंड यू गिव रिलीफ टू पेरेंट्स, और देन यू कैन से अच्छा ये हो गया तो हम पेरेंट्स को अनदर 10-20% का डिस्काउंट दे पाएंगे. यू कैन से कि चलिए जितने सक्षम हैं, फॉर एन एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं और फॉर्मल सेक्टर में जो एम्प्लॉइज हैं जो जॉब कर रहे हैं जिनको जॉब लॉस नहीं हुआ है, कैन वी इंश्योर कि चलो वो पैसा दे दें. उसके बाद जो रियल नीडी है जैसे रूरल एरिया में है, किसान है, मजदूर हैं, डेली लेबरर्स हैं, उनके बच्चे को नहीं हो पा रहा है, वी आर वंस अगेन द गार्जियन, वी विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. कैन वी गो टू थर्ड पार्टी फंडिंग?
इधर वर्ल्ड बैंक इतना इंडियन गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा है, या WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ कर रहा है, यूएसएड बॉडी कर रहा है, अलग अलग डिफरेंट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, IMF कर रहे हैं. कैन वी क्रिएट अ कॉमन some way of distribution of this, raising money and say कि हमारे ही बच्चे हैं और पेरेंट्स को हम स्ट्रेस में नहीं आने देंगे, we'll raise your fee from somewhere. या तो गवर्नमेंट से ही कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आप ऑलरेडी इतना हमारा डेफिसिट हो रहा है, कैन यू पिच इन, और उस तरीके से हम. so what I'm saying is all ideas that I present may not be valid, but I'm saying we need to think along those lines and we need to be more innovative. Similarly, we can be innovative in to cover the learning deficit. तो learning deficit में हो रहा है, कुलभूषण जी ने बहुत अच्छा आइडिया दिया कि जब हम स्कूल्स बंद हैं तो ऐसे में हम कैसे इंश्योर करें कि स्कूल उनके घर पे पहुंच जाए या एजुकेशन की होम डिलीवरी हो रही हो, जहां पे हम टेक्नोलॉजी का कर रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन कम्स, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर विथ ऑल ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज, तो कैसे करेंगे? आपको चाहिए क्या चाहिए? पहला चाहिए एक्सेसरी चाहिए. कुलभूषण जी का बहुत अच्छा आइडिया है कि मोबाइल बैंक हम बना सकते हैं क्या. सो हमारे घरों में, जितने घरों में एफ्लुएंट घरों में 1-2 एक्स्ट्रा मोबाइल पड़े हुए हैं जो कि काम के नहीं है बट अच्छे हैं, वी कैन डोनेट एंड दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड. अब है कि चलो एक्सेसरी तो पहुंचा दिया, उसमें टेक्नोलॉजी है कि नहीं. वी कैन रीच आउट टू, लेट्स से लाइक वी आर यूजिंग दिस Zoom platform or the Microsoft Team platform or Google or Apple, some company, Tech Mahindra, Infosys, etc. Can they build a technology and give to us? And you know that Microsoft, they are already in kind of collaboration. तो ऐसा कुछ उसमें टेक्नोलॉजी डाल दें. फिर आपका है लर्निंग कंटेंट बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारे आपके स्कूल्स टीचर्स हैं जो बना के उसमें रोज डालेंगे. कंटेंट का भी हो जाएगा. प्रॉब्लम आ गया इंटरनेट का, वी कैन बिल्ड सम वे कि ऑफलाइन भी चले, इंटरनेट की जरूरत भी ना हो. अदरवाइज इंटरनेट की जरूरत भी हो तो कैन वी गो रीच आउट टू जियो और एयरटेल ऑफ द वर्ल्ड और टाटा स्काई और किसी को भी कि भाई आप हमें हमारे स्कूलों के लिए डेडिकेटेड आप इंटरनेट प्रोवाइड कर दीजिए कम कॉस्ट पे, वगैरह वगैरह. एंड दिस कुड बी वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट हाउ डू वी फिल दैट लर्निंग डेफिसिट. या बुक्स भी है, अभी बुक्स भी नहीं जा पा रहा है, कैन वी डू द बुक्स का होम डिलीवरी कि बच्चे घर पे बैठ के पढ़ते रहें. कैन वी थिंक ऑफ कि भाई हम not just technology से we deliver the same model of education, same classroom को replicate कर दें, which will not be possible. Can we give more project based learning, experiential learning? Can we innovate there in terms of new method to deliver education? Similarly, this is also time to rethink, redesign, innovate in the regulatory aspect. जितना अभी तक आप सोचिए गवर्नमेंट के लिए भी एक बड़ा चैलेंज होगा ना. दायमा जी ने बोला कि हमारे अभी खुलेगा तो हमें ये लाइसेंस प्रोसेस अप्रूवल के लिए जाना होगा, जिला परिषद में जाना होगा पेंडिंग के लिए, वो कागज पेपर वर्क के लिए. गवर्नमेंट को भी सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन करना चाहिए. इजी होगा कि स्कूल मैनेजमेंट जाए नहीं, इन्फेक्ट नहीं हो, बाहर कब निकलना होगा. कैन दे फिक्स ऑल देयर प्रोसेस ऑनलाइन. सारा अप्रूवल, सारा जितने सैंक्शंस वगैरह लेने होते हैं, जितने पेपर वर्क होते हैं, सबको इसी बहाने ऑनलाइन हो जाए. I'll say reducing the licensing and process. I know कि पिछले कुछ सालों में जब हमने ट्रैक किया था लगभग 20,000 लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल महाराष्ट्र में बंद हो गए थे बिकॉज वायबिलिटी थी. तो क्योंकि वो लाइसेंस के रिक्वायरमेंट्स कंप्लायंस पूरे नहीं कर पा रहे थे. कैन वी आस्क गवर्नमेंट टू गिव अ काइंड ऑफ मोरेटोरियम कि अगले 2-3 साल तक इसके जितने कंप्लायंसेस के नोटिस आपने इशू किए थे या इसके बेसिस पे करते, 3 साल तक इसको हम इससे छूट दे रहे हैं, RTE कंप्लायंस से और लाइसेंसिंग और लैंड नॉर्म के कंप्लायंस से, वगैरह वगैरह, कन्वर्जन चार्जेस से, वगैरह वगैरह. वी कैन आस्क गवर्नमेंट टू अडॉप्ट द आइडिया ऑफ DBT. अभी वो कितना गवर्नमेंट इज पब्लिसाइजिंग दैट दे आर अडॉप्टिंग DBT टू हेल्प पीपल, जिससे करप्शन कितना कम हुआ है. जो पहले 100 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देता था, 5-10 रुपए बेनिफिशियरीज को मिलता था, अभी डायरेक्ट जा रहा है. कैन वी अप्लाई द आइडिया ऑफ DBT जो कि गवर्नमेंट जैसे अपने टीचर्स को दे रहा है सैलरी या बच्चों पे खर्च कर रहे हैं, वैसे प्राइवेट स्कूलों के भी कुछ फंडिंग के लिए कर दें. लाइक दे आर एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कि एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जितना होगा वो गवर्नमेंट देगा, एम्प्लॉयज का होगा. So that kind of all of these benefits that government is giving for private sector, government sector employees, can we ask them to extend the same or similar kind of benefit for our teachers and staffs working in private school? So इस तरीके से what I'm saying is this crisis has an opportunity. Let's think in an
in a different setup, different model, rather than thinking in the, if we are behaving same the way we were behaving in ordinary life, ordinary time, we should not do this. It's a change time. Future is going to be much more different. Even if government opens the school, there is no guarantee that parents will start sending the kids. They might like to find other means of ways to educate them कि कम से कम जगह पे भेजना हो. People would be afraid of touching everything. वो कहेंगे कम से कम टच करो. पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाएंगे, बाहर दूर नहीं जाएंगे, जहाँ पे अभी बच्चे अगर आपके दूर से पढ़ने जाते थे. फॉर एन एग्जांपल, ऑल ऑफ दीज स्टूडेंट्स वो फंसे थे कोटा में. नाउ पेरेंट्स विल बी अफ्रेड टू सेंड देयर किड्स, राइट? सो द वर्ल्ड इज द एंटायर डायनामिक्स इज गोइंग टू चेंज, and therefore I will request you, parents, regulatory, everyone, think afresh, give a rethinking to all that you have been doing, and let's create a new system which helps all of us. Thank you very much. I think I have taken more time than allotted. Thank you, Amit ji. Definitely was a great insight given by you. Every school leader is aware that the education or the academics is the backbone of the school. So this takes me to a further question that what is the future of online classroom? And also, Rajendra ji, I would want to ask you, how would we bridge the gap from apathy to appreciation of private schools? Thank you, sir. See, all this time we talking about very important aspects of the situation and the aspect of education in this country and the state. But खास करके मैं एक थोड़ा सा ह्यूमर लाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे to explain my point, of course. इसकी जब पत्नी जो पति को पूछती है, वाइफ asks husband की उसका दांत दर्द हो रहा है, क्या बोलती है वाइफ कि उसका दांत दर्द हो रहा है, तो पति तुरंत बोलता है कि निकाल दो. तो पत्नी बोलती है अगर आपका रहता तो निकाल देती. ये थोड़ा ह्यूमरिश है, लेकिन the attitude of the government orders is like that. They don't understand the pain the private schools have taken of running it through good and bad times. चाहे वो बंबई में बारिश के वजह से फ्लड आया हो, या रिसेशन आया हो, या तूफान आया हो, या सूखा आया हो, हर सिचुएशन से ये प्राइवेट स्कूलों ने विदाउट एनी अदर सपोर्ट पुल ऑन किया है. और ये कैसे किया है? क्योंकि पेरेंट्स और स्कूल एक इनडिविजिबल एंटिटी है. तो सबसे पहले मैं ये प्लेटफॉर्म यूज करूंगा ये बोलने के लिए कि गवर्नमेंट एजुकेशन पॉलिसिंग छोड़ दे और साथ में काम करे प्राइवेट स्कूलों, है ना? कि भाई हम तो पुलिस है, हम बताएंगे कि इसको सजा दो, इसको पनिशमेंट करो, इसको कड़क कार्रवाई करो. ये जो सेंटेंसेस है एजुकेटर्स को थोड़ा सूट नहीं करता, और हमको भी डिफाइन करता है एज अगर मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं तो मुझे भी डिफाइन करता है कि मैं एजुकेटर्स को कैसे एड्रेस कर रहा हूँ. ठीक है. दूसरी बात मैं ये पहली बात है कि प्राइवेट स्कूल्स का प्रॉब्लम समझे कोई भी ऑर्डर निकालने के पहले, है ना? पॉपुलिस्ट ऑर्डर ना करे, क्योंकि उसका अगर पिछला हमने देखा 5 साल, कई पॉपुलिस्ट ऑर्डर आई लेकिन वो सारी अगेंस्ट में चली गई, कई बार गवर्नमेंट के अगेंस्ट में भी चली गई. क्योंकि आप कितने पॉपुलिस्ट ऑर्डर निकालोगे, डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाला है पॉपुलिस्ट ऑर्डर. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमको ये स्टेट चलाना है, सो सारे स्टेक होल्डर्स को साथ में लेके चलाना है ना. जैसे अमित जी ने राइटली कहा, दिस इज द टाइम व्हेन वी कम यूनाइटेड, नॉट क्रिएट डिविजन्स. जैसे शर्मा जी ने राइटली कहा कि डिवीजन क्रिएट करने का समय नहीं है, साथ में आने का समय है. तो गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों का, बजट स्कूलों का दर्द समझे, कोई भी ऑर्डर निकालने के पहले उनको कॉन्फिडेंस में ले. वो कई बार ऐसा होगा कि वो आप जो सोच रहे हो उससे भी बढ़िया सॉल्यूशन आपको देंगे, बिकॉज वी फील दैट दिस इज माय कंट्री. ओके, आई एम क्रिएट एन एसेट, आई एम अ नेशन बिल्डर. ये प्राइड के साथ में हम ये स्कूल चलाते हैं. तो उसको एक फ्रेम ना बनाए कि ये ऐसे ये अलग अलग वर्ड्स दिए हैं प्राइवेट स्कूल. सो दैट इज पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, देखो असक्षम और सक्षम
आपने कोई ऑर्डर निकाल दिया कि असक्षम से ना मांगे, अगर आप आरटी लॉ स्टडी करें या आरटी का इम्प्लीमेंटेशन स्टेट में स्टडी करें, तो ईडब्ल्यूएस को मतलब 1 लाख रुपया जो इनकम है साल का, वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता है और उसको आरटी का एडमिशन दिया जाए। हमने देखा पिछले 5 सालों में 30 से 50% जाली या फर्जी इनकम सर्टिफिकेट्स दिए गए और जाली और फर्जी लोगों ने आरटी के एडमिशंस प्राइवेट स्कूलों में लिए। ऐसे रैकेट्स को पकड़ा गया, गवर्नमेंट ने ही पकड़ा, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसका पूरा इंक्वायरी निकल के ऐसे रैकेट्स पकड़े गए। सो हाउ डू वी डिफाइन कौन सक्षम है कौन असक्षम है? तो फिर सॉल्यूशन क्या है? लीव इट टू द प्राइवेट स्कूल्स एंड यू बिकम अ मॉडरेटर विद देम. You become a moderator. Government has to become a moderator with them to run it and see that no injustice is done. That is the point. Instead of populist demand, ऐसा करो क्योंकि पेरेंट्स बहुत ज्यादा है और स्कूल्स बहुत कम है, तो ये थोड़ा सा वोट बैंक पॉलिटिक्स सा लगता है, शायद हो नहीं, शायद मिसइन्फॉर्म किया गया हो, शायद वो क्लियर पिक्चर ना दिखे. So that is my first aspect, that the government and private schools का बैटल खत्म हो जाए, वो साथ में आए. क्यों साथ में आए? क्योंकि जैसे अमित जी ने कहा कि what the country or the situation was before COVID-19 will not be after COVID-19. हमको साथ में आने की इसलिए जरूरत है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन, अगर ये सिचुएशन देखे या एसेस करे, तो ऑनलाइन एजुकेशन इज हियर टू स्टे. ठीक है, इस सारे सिचुएशन में लर्निंग आउटकम्स की कोई बात नहीं कर रहा है. Nobody is talking about कि ऑनलाइन से एजुकेशन में लर्निंग आउटकम्स कैसे नहीं. तो भैया मैं ये अपील करना चाहूंगा कि प्राइवेट स्कूलों हैज प्रूव्ड देयर स्टील फ्रॉम लास्ट 20-25 years गिविंग क्वालिटी एजुकेशन टू स्टेट. यू कांट इग्नोर देम कि इनको कुछ भी ना पूछे, इनको कुछ पता नहीं. Bring them together, bring all the resources together. Maybe a good maths teacher will take an online class in some village in Jalna or some village ahead of Aurangabad. Okay, and a government teacher who is good in Hindi, Marathi or some other subject will take a lesson for our private for the private school or for the budget school students. So resources को साथ में लाने की जरूरत है. इस सिचुएशन से एडवांटेज क्रिएट करने की जरूरत है, ना कि डिवीजन करने की. Okay, so that is my appeal on this platform. About few points about online education is online education has a lot of plus points. It also has negative points. I would like to state that online school or online education cannot replace the actual physical school ever. जो इमोशनल टच बनता है, जो इकोसिस्टम स्कूल क्रिएट करता है, वो ऑनलाइन क्रिएट नहीं कर पाएगा. प्लस उसका देखिए, आप वेबिनार में अभी 74 या 100 अटेंडीज है, उनको भी स्क्रीन देख के फटीग आएगा थोड़ी देर में. सो आवर फर्स्ट थिंग इज टू हाउ डू वी क्रिएट रिमोट लर्निंग. रिमोट लर्निंग कब क्रिएट होगा? जब बुक्स पेरेंट्स के घर पे पहुंचेंगे. क्योंकि बच्चों को बुक, फिजिकल बुक पढ़ना, खोलना, फिजिकल लिखना, ये आना ही चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस. तो बुक्स कैसे पहुंचे, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने कुछ सिस्टम या सिचुएशन या प्राइवेट स्कूलों ने साथ में मिलकर करना चाहिए. दूसरी बात, लिमिटिंग स्क्रीन टाइमिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कि स्क्रीन टाइमिंग और मॉनिटरिंग कैसे करें, क्योंकि एक साथ अगर हम 5 पैनलिस्ट आज देख रहे हैं तो भी कितना ध्यान बटेगा. जब 40 बच्चे एक स्क्रीन पे आएंगे तो हम कैसे मॉनिटर करेंगे. So there has to be a monitoring tool, there has to be an assessing tool, there has to be a learning outcome tool. Maybe an artificial intelligence is the future of online learning, who finds out how much one particular student have understood and then plans a strategy to teach him again. So there is a long way to go. रह गया fee collection का बात. I would like to update that we have already given a letter to the Honorable Chief Minister of the state, to the Deputy Chief Minister of the state. We have given a letter to the Education Minister and all relevant education department. कि प्रॉब्लम फीस का है ही नहीं. पेरेंट्स के स्कूलों को फोन आ रहे हैं, पेरेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैम
हमको फीस भरनी है, वी वांट टू सपोर्ट यू। ये है हमारे पेरेंट्स, मैक्सिमम ऑफ देम, ठीक है। कुछ पेरेंट्स को तकलीफ है, ये हम मानते हैं, और इनको हमने पास में सपोर्ट किया है। तो फी कलेक्शन का इशू नहीं है, इनजस्टिस या फोर्स का इशू है। तो हमने ये कहा है, और ये पॉजिटिव हमारा बात चल रही है कि एसोसिएशन, ईसा एसोसिएशन साथ में मिलके एजुकेशन डिपार्टमेंट के टेक्स्ट मैसेज बनाए, और वो टेक्स्ट मैसेज ही फीस मांगने के लिए पेरेंट्स को दिया जाए। तो उसके वजह से एक गारंटी और एक अश्योरेंस हम ईसा एसोसिएशन की तरफ से ये देख रहे हैं कि इसका कल को ये ऑर्डर हो जाए कि फीस कलेक्ट करें, मिसयूज ना हो उस ऑर्डर का। वी एज एन एसोसिएशन हैव टू सी बोथ इंटरेस्ट, प्राइवेट स्कूल, बजट स्कूल का इंटरेस्ट देखना है, लेकिन पेरेंट्स का भी इंटरेस्ट देखना है, क्योंकि वो पेरेंट्स ही एक इनडिविजिबल पार्ट है हमारे बजट स्कूलों। तो ऐसा एक मैसेज ड्राफ्ट करें, और गवर्नमेंट एक अपील करे कि जो ये समय है कि पेरेंट्स ने विलिंगनेस से अपने स्कूलों को सपोर्ट कर, ये थोड़े से गवर्नमेंट को एक स्टेप आगे लेना पड़ेगा कि ठीक है, हो गया। अब गवर्नमेंट स्कूल भी अच्छे हैं, अच्छे चल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी है, एक्सेप्टेंस होना चाहिए इस बात का कि both are doing great jobs and both have to work together. This is what I would like to say. And lastly, मैं सभी प्राइवेट स्कूलों को, क्योंकि सारे अटेंडेंस में मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल है, उनको ये नीसा की तरफ से, ईसा की तरफ से, अनएडेड फोरम और सिविल सोसाइटी की तरफ से ये अपील करना चाहता हूँ साथ में कि फर्स्ट यू विल हैव टू बी व्हाट यू प्रीच। मीन्स आप जो पढ़ा रहे हैं कि एक डंडा नहीं टूटता है, साथ में डंडे बांधने के, एक डंडा टूट जाता है इजीली, साथ में डंडे बांधने के बाद में नहीं टूटते हैं। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, टू बी यूनाइटेड, लर्न टू आस्क क्वेश्चंस। देयर आर सो मेनी ट्विटर हैंडल्स है, इंस्टाग्राम है, ईमेल्स है, लर्न टू आस्क द गवर्नमेंट कि ऐसा क्यों है। हम क्या बढ़ाते हैं कि भाई आपको लगता है कि अन्याय हो रहा है तो उसके बारे में आवाज उठाओ डेमोक्रेटिकली। तो लर्न टू आस्क, कम टुगेदर, and then there is a possible solution ahead. Thank you, Sridhar. Thank you, Rajendra sir. It was really great to hear from you. Yes, Amit sir. जस्ट एक मिनट, लास्ट कंक्लूडिंग लाइन। हम लोग सारे लोगों के पास अगर कुछ बीच में थॉट आया है तो हम बोल सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, टेक्नोलॉजी पे भी इतना डिस्कशन हो रहा था। सर्टेनली विल वंस अगेन विल आल्सो हैव टू मॉडरेट द टेक्नोलॉजी, और भी आई एम सीइंग कि क्या क्वेश्चन आ रहे हैं लोगों के। तो फॉर एन एक दो चीजें हैं कि टेक्नोलॉजी है ना, इट्स अ वेरी इवॉल्विंग प्रोसेस। तो टेक्नोलॉजी को आप आज के स्टैग्नेंट मोड पे नहीं देख सकते कि आज ऐसा ये फैसिलिटी अवेलेबल हो, कल को कैसा होगा नहीं मालूम। आई हैड गॉन टू हैदराबाद वेयर दे हैव इनोवेटेड अ टेक्नोलॉजी where once you order anything that will come in a virtual format। आप देखोगे, अगर आप सोफा खरीदना चाहते हो ना और हार्ट को आप एक्सप्लेन करके पढ़ाना चाहते हो, the heart will appear here, technology 3D format में you can bifurcate and cut and showcase and etc. So touch and feel, we know that how these technology companies have gamified their content। तो बच्चा खेल रहा है एक्चुअली, और उसको वो बीच बीच में पढ़ रहा है। So there is endless thing। once again what I'm saying, it's not either or question। ये ऐसा नहीं है कि स्कूल को हमेशा रिप्लेस कर देगा। नो, आई थिंक once Apple founder Steve Jobs को पूछा था whether the technology computer can replace teachers, and he also said no, we are, it's, but those things complement each other, supplement each other, coexist। कुछ पार्ट यहाँ पे ज्यादा अच्छा हो रहा है, कुछ पार्ट इतना, तो वो होना जा रहा है। And once again I would urge this, the school community, if you are not going to adopt technology, other are there in line who will kind of make you irrelevant। For an example, when I said कि device, content और internet और technology, अभी देखो अब वो किसके पास है। अगर आप नहीं अडॉप्ट कर रहे हो तो for an example, recently Facebook has bought share in Reliance Jio, and what I know is they are going to enter into education sooner। So think of, अगर आपने नहीं किया और वो अभी आके इंटरमीडिएट सर्विस की तरफ गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट देते हैं कि भाई लर्निंग डेफिसिट हो रहा है, हमारे पास सबके पास वो मोबाइल हम सस्ता वाला दे रहे हैं, उसमें डेटा भी दे रहे हैं। फेसबुक ऑलरेडी हैड इन्वेस्टमेंट इनटू दिस थिंग कॉल्ड बाइजू,
और वो बायजू से कंटेंट लेते हैं और टेक्नोलॉजी लेके वो बोलते हैं हम फ्री पढ़ाते हैं 3-6 महीने के लिए वगैरह वगैरह. So these kind of companies are the big scale companies are going and compete and capture the market if you don't. So इसलिए मैं बोल रहा हूँ innovate, constantly innovate, keep yourself, make yourself more and more relevant. Otherwise others will come, it's a globally competitive world, other will come and make you irrelevant and capture the market. Thank you, Amit ji. With the permission of the panelists, can we go ahead with the question? Yes, yes, question and answer. Okay. The question is from Shubhada Deshpande, and Rajendra sir, she has a question related to online teaching. She's asking that how is the work like content development, online teaching, attending webinars by teachers going to be considered? Considered by whom? Considered by the government, or probably is association also planning to train teachers or take up some kind of Yes. initiative, have them trained online? Yes, Online. association with the help of NISA and the Unaided Forum is soon going to plan a teachers training program on online teaching. I would like to again relate this to what Amit has said here, कि online lessons or online classes are here to stay. कल को स्कूल खुल गए, नहीं खुले, जो भी होगा, स्कूल खुलने के बाद में भी online lessons जारी रहेंगे. Online lessons are here to stay forever now. तो इसमें teachers training, because you can't teach in a conventional way. No, टीचर्स को कि 40 बच्चे जूम पे हैं और टीचर ने लेसन पढ़ा दिया, ठीक है, अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ठीक है, बट फ्यूचर इज नॉट दैट. आई वुड से द ऑनलाइन लेसन्स 2.0 वर्जन विल बी टोटली डिफरेंट. It will be supported with private companies or private vendors assessment tools, and it will be supported with artificial intelligence who will map how a child is answering. Because it's never teaching, it is learning. You know, मैं कितना भी बता दूं, it doesn't matter. It's how much you learn. So I have to start from point A if I have not, if you have not understood. So learning, the assessment, the AI, and the remediation will be going online, and this could be done in a more very fantastic way. But as I again say, it is not a replacement of a school at any given point of time. And secondly, we have to understand the difficulty and challenges in rural areas, as Daima ji said, कि जहाँ पे फोन की कमी है, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, जहाँ गवर्नमेंट सपोर्ट करे, वो कुछ टैब्स ये करे कि वो रिसोर्स करे टैब्स, और जो ग्रामीण स्कूल्स है, रूरल स्कूल्स के बच्चों को या पेरेंट्स को टैब दे दे. हाँ, तो ऐसे साथ में मैं ये समय साथ में आने का है. हाँ, कि गवर्नमेंट से मैं दिल से अपील करता हूँ कि भाई ये ये खेल चोर पुलिस का बंद करे और साथ में आ जाए, और इससे इस क्राइसिस सिचुएशन में सारे हमारे जो स्टेट के और देश के बच्चों का भविष्य कैसे बेटर हो सकता है, इसके बारे में सोचें. थैंक यू. थैंक यू सर. कुलभूषण जी, आपके लिए एक सवाल है. मृदुला महाजन जी ने ये सवाल पूछा है कि जैसे फीस जो है अगले साल के लिए स्कूल्स ने अगर उसको तय किया है और उसको EPTA अप्रूवल भी हुआ है, तो फी क्या बढ़ाई जा सकती है या इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है? थैंक यू. देखिए, मेरा तो एक स्पष्ट, रॉबर्ट से हमने फीस अप्रूवल लिया हुआ है, सामने का सीन बिल्कुल क्लियर है कि बहुत सारे बच्चों की फीस नहीं आनी है, हमें एडजस्ट भी करना है, और जो एक्सपेंसेस है वो भी हमारे बढ़ने हैं. तो इसलिए जो फी इस समय हाइक और एज पर रूल की गई है, सरकार उस पर इंटरवेंशन ना करे और स्कूल्स भी सब मिलकर एक वॉइस पे कहें, ये कोई हम इस समय प्रॉफिट के लिए फीस नहीं ले रहे हैं. जो आने वाली सिचुएशन है, हर एक को पता है कि जो बजट प्राइवेट स्कूल्स की मैं ज्यादातर बात करूं,
तो जैसे मैंने बताया कि 9.5 लाख रुपए अगर मेरा जो सरप्लस था, तो इट मीन्स वो 4 मंथ की थी। जो बजट प्राइवेट स्कूल्स का या जो रूरल में दाइबा ये जिसको रिप्रेजेंट इस समय कर रहे हैं, उनकी अगर आप स्टोरी में जाएं, क्योंकि हिंदुस्तान गांव में बसता है, 80% लोग गांव में रहते हैं, वहां पर जितनी भी आप जो फीस रखते हैं उसका 20 से 30% तो आपका बैड डेट्स पे जाना ही होता है। और अब उन्होंने जो मिनिमम एक फीस भी बढ़ाई हुई है और आगे खर्चे भी बढ़ने की बहुत उम्मीद है, और वो 20-30% का बैड डेट्स जो है और बढ़ने की उम्मीद है। तो ऐसे में फी हाइक को अगर हम कहें कि उसको आप रिवर्ट कर दें या ना बढ़ाएं, तो शायद वो स्कूलों के लिए और घातक होगा, और दूसरे रास्ते इस पे निकालने चाहिए, क्योंकि आगे का समय अमित जी ने और पैनलिस्ट ने बताया कि महंगा होने वाला है। इस स्थिति को राजेंद्र जी भी बिल्कुल हम सही सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चोर सिपाही का खेल नहीं खेलना चाहिए, ब्लेमिंग पॉपुलर ऑर्डर नहीं करने चाहिए। क्योंकि जो पॉपुलर ऑर्डर पे भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि स्कूल कम है, मैं ये अक्सर कहता हूँ स्कूल कम नहीं है। अगर आप स्कूल के अंदर पूरी एक गवर्नमेंट बसी हुई है, मैं अपने स्टेट हरियाणा में, यार आप महाराष्ट्र का सीन लेकर देखें तो जितनी रोडवेज की बसें हैं हमारे हरियाणा में, उससे ज्यादा स्कूल्स वालों की बसें हैं। यानी जितने उनके पास ड्राइवर है उससे ज्यादा ड्राइवर कंडक्टर हमारे पास है। इतना क्लास 4 स्टाफ है, 2 करोड़ टीचर्स है, उसके बाद बहुत सारे लोग जो स्कूल्स के साथ और टेक्नोलॉजीज के साथ जुड़े हुए हैं, दूसरी चीजों से जुड़े हुए। तो ये 4 करोड़ के करीब परिवार हैं जिनके 20 करोड़ पॉपुलेशन के साथ ये जुड़े हुए हैं। तो स्कूल कोई छोटा सेगमेंट नहीं है कि अगर कोई पॉपुलर ये डिसीजन ले तो ये भी सोचे कि इससे कितना बड़ा इफेक्ट इन पे पड़ने वाला है। तो मैं कहता हूँ इसमें स्कूल की किसी भी चीज पे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, एक बार बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ये एक दूसरे को ब्लेम गेम जो है खत्म करनी चाहिए। सारा राष्ट्र हमारा है, हमारे मुख्यमंत्री भी हमारे यहाँ, प्रधानमंत्री भी हमारे, इस समय को पार्टीबाजी भी नहीं होनी चाहिए, राजनीति भी नहीं होनी चाहिए, बैठकर इसके सोल्यूशन निकालने चाहिए। स्कूल संचालक भी हर सोल्यूशन के लिए तैयार हैं, एसोसिएशंस भी तैयार हैं, लेकिन ऐसे फिर ऑर्डर्स निकाल दिए जाए, असम ने कह दिया कि ये ऑर्डर है, और फी हाइक वापस करना इसका कोई हल नहीं है। श्रीधर, ये श्रीधर इज नॉट द वीडियो। फी रेगुलेशन एक्ट के बारे में शायद ये स्टेट का, हर एक स्टेट का अलग अलग रूल है। जो फी रेगुलेशन एक्ट है उसमें बहुत क्लियरली बताया है कि फी रेज जो है वो आपके इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस के साथ में ईपीटीए और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। हाँ, तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट इसका कोई ऑर्डर निकालता है तो ये उनके प्रीवियस ऑर्डर जो है फी रेगुलेशन एक्ट को, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। क्योंकि जब आपने बोला है कि ईपीटीए और स्कूल डिसाइड कर लिया और उन्होंने कर लिया है, ठीक है ना, तो इसमें सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर आप कॉन्ट्राडिक्ट आपकी खुद की ऑर्डर करोगे एंड दैट विल नॉट स्टे इन द कोर्ट एट ऑल। सेकेंडली व्हाट आई वांट टू से कि एक तरफ आप बोलते हो कि फी मत मांगो, फिर आप बोलते हो कि वेव करे क्या, फिर आप बोलते हो कि बढ़ाओ मत। उससे अच्छा अगर देखिए आज गवर्नमेंट टीचर्स को तो सैलरी मिल रही है, इसका मतलब पर चाइल्ड एक्सपेंडिचर जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है उस पे तो आपने कोई भी कमी नहीं की, ठीक है ना। इससे अच्छा अगर आप इन बच्चों को भी, और जो सक्षम नहीं है या जिनको तकलीफें है, ऐसे पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करके उनके अकाउंट में पैसे क्यों नहीं डाल देते। सी इट इज अबाउट सपोर्टिंग, नो। क्योंकि सबसे पहले private school is a non-profit making organization, does not make profit. Secondly, there is a high possibility that the expenses when the school reopens will increase, क्योंकि हमको हमारे बच्चों की बहुत ज्यादा फिक्र है। अब पेरेंट्स अगर इतना भरोसा हम पे भेज रहे हैं, अगर कुछ पेरेंट्स ने भेज भी दिया तो हमको ये देखना है कि वो बच्चे सेफ हैं। So we'll have to spend on sanitization tunnel and all possibilities have to be done. प्लस आपके ऑनलाइन जो क्लासेस है उसके एक्सपेंसेस बढ़ गए, सो एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। फी रेगुलेशन एक्ट इज अ एक्ट व्हिच इज रनिंग फ्रॉम 2014 वेयर इट क्लियरली स्टेट्स दैट द ईपीटीए एंड द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स, सो नो अदर पार्टी कैन रोल इट बैक और समथिंग, इट विल बी कॉन्ट्राडिक्टिंग द एक्ट।
Can we go to the next question? Yeah, thank you, sir. So the next question, as we spoke about salaries, as we spoke about the fees coming in and lot many other issues, the major issue still stands and which is also covered to some extent is about the RT reimbursement. So the RT reimbursements that haven't come in. So what is going to be our stand urging the government to pay the RT reimbursements ASAP to schools so that it can ease off some burden on schools, and the school will be able to do the Specifically at this time, I would like to appreciate the efforts of our Education Secretary, Krishna ma'am, our Education Minister, our Joint Director, and our education officers, because now 90 crores have been already given to the state, and additional of 15 crores has been already added up. So 105 crores is in the state for RT reimbursement and are distributed to the district accounts. Now the problem with the COVID situation and the lockdown situation, that the government employees are not being able to go to their offices. That's why this distribution is halted. But yesterday I was being informed that it has been a clear directive by the Education Minister and our Honorable Education Minister and Education Secretary ma'am, that all this money should be distributed ASAP. Now while the distribution is taking place, जिन लोगों ने अपनी फाइल सबमिट की है उनको सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. जो लोग लॉकडाउन के सिचुएशन में फाइल सबमिट नहीं कर पाए, एसोसिएशन की तरफ से हमने बोला है कि आप ऑनलाइन पोर्टल तैयार कीजिए जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स स्कूल ये कर लें और उसके बाद में आप उसको एज सून एज पॉसिबल उसको आरटी रिएम्बर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट करें. तो आरटी डिस्ट्रीब्यूट इज इन वे. जैसा लॉकडाउन खुलता है 33% एम्प्लॉइज भी आ जाएंगे. और आज भी the Pune Education Department is working and has already started distributing the RT reimbursement. So I would appreciate their efforts and also tell you, just pass on that message that money is coming. Sridhar sir, इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा. हेलो, हाँ सर. इसमें हम गवर्नमेंट को डिमांड कर रहे हैं कि दे शुड इमीडिएटली अनकंडीशनल आरटी रिइंबर्समेंट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए. अनकंडीशनल. अगर समझो लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर समझो फिर वही बात आ जाती है कि आरटी रिन्यूअल नहीं है, तो अगेन वी हैव टू गो फॉर गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड ऑल दिस, और पेपर वर्क बढ़ना है. और एंड व्हाट इट विल रिजल्ट इन डिले. तो इमीडिएट अगर स्कूल्स को रिलीफ चाहिए तो अनकंडीशनल ठीक है. आप 100% रिएम्बर्समेंट नहीं कर रहे, 50% कर रहे हैं, बराबर है. तो वो अनकंडीशनल या 50% आपके हाथ में है, फिर भी आप आगे ये कर सकते हैं. समझो अपन बोलते हैं ना किसी के पास, क्या भाई तो किसी के पास मेरे 2 लाख रुपये बाकी, कुछ डिस्प्यूट होगा मान लो, तो व्हाट वी से, भाई अभी का तो 1 लाख तो पे कर रहे, जो डिस्प्यूट है वो हम सॉल्व कर लेंगे. और मुझे इसमें लगता है कि गवर्नमेंट ने थोड़ा सिंपैथेटिकली इसमें सोचना चाहिए एंड अनकंडीशनली दे शुड रिएम्बर्स द अमाउंट. सेकंड है, क्या रूरल एरियाज में काफी स्कूल्स को जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, if government can provide some financial help for such schools, that will be very important and helpful for a rural area. As an association, our priority means ISA's priority is that first our member here means our school should survive in coming scenario, because it is difficult time. And as an association, our first priority will be that our members should survive, our schools should survive, and think if schools will survive, then only they will be able to provide the quality education in rural area. That is very important. Yeah. And hope positively
that government, instead of populist order, practical order लेके आए, which will be viable and practical and which will be beneficial for all the stakeholders. ऐसा लाना चाहिए. Okay, thank you. Thank you so much, sir. So many topics that we have spoken, and the questions that came in, almost most of them were answered also. So with the permission of the panelists, can we go ahead and end the session? Just one thing before. I am reading the questions, and there are a lot of questions which are asked about salaries, of how much salary to be paid. Okay, so इसमें कोई भी एसोसिएशन नीसा या ईसा आपको कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं बता सकता है कि आप इतनी सैलरी दे. आप ये देखिए कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है. अगर आरटी का रिएम्बर्समेंट आना है तो वो आप ये कीजिए और उसको अगले 3 से 4 महीने में डिवाइड कीजिए, क्योंकि कम से कम 2 महीना या 3 महीना आपके पास में वो सैलरी देने की कैपेसिटी होनी चाहिए. दूसरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा ये ऑनलाइन टूल है वैसे आप अपनी सारी टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ से बात करें, उनको कॉन्फिडेंस मिले कि situations will be better. Meanwhile, the association is trying its level best कि fee collection शुरू हो जाए. तो अगर फी कलेक्शन भी शुरू होता है तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 100% नहीं होता. और वैसे भी शर्मा जी शायद ये मुद्दा ये बोलना रह गया होगा कि बजट स्कूल में वैसे भी 100% फीस नहीं आती है, उसमें हमेशा 80-85% फीस आती है. तो ये सोच के चलिए कि कुछ पेरेंट्स को तकलीफ है तो शायद 50% आए, 60% आए. उस हिसाब से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अगले 3-4 महीने में उसको डिवाइड करके कि स्कूल, जैसे अमित जी ने कहा कि सितंबर में शुरू हो सकते हैं, वरना आगे भी बढ़ जाए और शुरू होने के बाद में भी पता नहीं कितने बच्चे आए. तो उसको डिवाइड करें उस हिसाब से, आने वाले दिनों के हिसाब से, और फिर परसेंटेज तय करके अपने सारे टीचिंग स्टाफ को उसके बारे में मालूमात और इंफॉर्मेशन दें. राजेंद्र जी, इसमें मैं एक सजेशन और दे रहा हूँ कि हमने एक गूगल शीट, मेरी आवाज आ रही है? जी जी. हमने एक गूगल शीट तैयार की है नीता की तरफ से, जिसपे हमने सभी पूरे इंडिया से लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आपके पास जो है कितने बच्चे पिछले साल थे, कितने % फीस आई है और कितना आपका पेंडिंग है पिछला, जिससे हम पूरे इंडिया का एक डाटा बनाकर सभी न्यूज़पेपर को, प्राइम मिनिस्टर को, सबको देंगे. तो जिसमें अभी तक मैं आपको बताऊं कि अभी हरियाणा से 250 के करीब स्कूल्स ने दिया और इंडिया में और स्कूल्स भी दे रहे हैं कि अगर पूरी कंट्री से, नॉर्थ ईस्ट, तो सारे सेक्शन से 500 स्कूल्स के लिए गूगल शीट से वो इंफॉर्मेशन आए तो एक पोजीशन सामने आएगी कि कितने % बच्चों की फीस जो है से एक सर्वे हो जाएगा नेशनल. तो उससे भी हमें ये डिसीजन लेने में, जिसपे गवर्नमेंट भी फिर जो है रिएक्ट नहीं कर पाएगी कि ये एक्चुअल सर्वे है पूरे ऑल ओवर इंडिया का, जिसमें हर प्रदेश के 200 से 250 स्कूलों की गांव शहर में ये सैंपल लेकर किया गया है कि स्कूल्स को जो है हमने डाला है कितनों को 0% आई है, 0 से 1, 0 से 2, 0 से 5, पिछले साल कितने स्टूडेंट थे, कितना फरवरी मार्च का नहीं आया. जब वो डाटा होगा तो हम सारे न्यूज़पेपर से, सभी पॉलिटिशियन से पब्लिक परसेप्शन भी बनेगी कि वाकई स्कूल्स पे पैसा नहीं आया. तो जब टीचर सैलरीज पे आपको दिक्कत आएगी या आनी है दिक्कत, हम कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करें लेकिन हम सैलरीज नहीं दे पाएंगे, आने वाला वक्त है. तो हमारे पास एक डाटा होगा जिससे हम जो है डाटा के साथ बात कर पाएंगे जो लोगों को एक्सेप्टेबल भी होगा. तो मेरी आप लोगों से सबसे अपील है कि महाराष्ट्र से अभी वो डाटा कम भरा गया है तो तुरंत उस डाटा को रूरल गांव, हर बजट स्कूल उसको भर के भेजे ताकि वो कंट्री के सामने रखा जा सके विद प्रूफ्स. सर ये सैलरी पे एक थोड़ा एक ऐड करना चाहूँगा. सैलरी पे जितने भी आयसा के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस बियरर्स है, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज, उनको एक गाइडलाइन दिया गया है क्या वो तालुका लेवल पे, बिकॉज अलग रीजन में डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग थोड़ा इशू रह सकता है, अपना आपस का कंपटीशन अलग रख कर लेट अस स्टैंड फॉर यूनाइटेडली फॉर दिस इशू.
और एक तालुका स्तर पे एक डिसीजन लीजिए, तालुका लेवल पर जो भी देना है, तो देयर विल नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन, या वहां आपस में कहीं हमारा ये नहीं होगा, इंटरेस्ट विल नॉट क्लैश. तो यूनानिमसली दे हैव टू डिसाइड. Such type of instructions has been given to each district president and secretary. Okay. एक लास्ट चीज, मैंने अभी कुछ लोगों को ये न्यूज ये भेजा भी था, जो दाइमा जी ने एक बहुत अच्छा सजेशन दिया एडवांस अनकंडीशनल पेमेंट का, आरटी रिइंबर्समेंट वगैरह का. सो सिमिलरली मैंने एक अभी वी कैन ऑल्सो लुक फॉर सोल्यूशन आउटसाइड इंडिया, कि बाहर के विदेश देशों में भी तो ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं. और एक मैंने न्यूज भेजा था ऑस्ट्रेलिया का. ऑस्ट्रेलिया में $3.3 बिलियन गवर्नमेंट ने रिलीज किया है एडवांस में प्राइवेट स्कूलों को, टू मीट आउट देयर एक्सपेंसेस, कि ये मैं एडवांस में दे रहा हूँ अनकंडीशनल, बाद में उसको वो हिसाब सेटल कर लेंगे कि आप स्कूल खोलो. तो और हम लोग अभी अपने वंस अगेन राशन का मैं बार बार एग्जांपल ले रहा हूँ, राशन में दिया ना, बहुत लोगों के पास राशन कार्ड नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि जिनका नहीं भी है उनको भी अपन देंगे, वो हम बाद में सेटल कर लेंगे, कोई भूखा नहीं मरना चाहिए. सो वंस अगेन आई एम सेइंग लर्निंग डेफिसिट नहीं होने देना है कैसे भी. माय की मैसेज वुड बी नंबर 1, स्टैंड यूनाइटेड. पेरेंट्स, सारे स्टेक होल्डर, पेरेंट, गवर्नमेंट, स्कूल, प्राइवेट, टीचर्स, ये सब, दिस इज नॉट टाइम टू बी डिवाइडेड. स्टैंड यूनाइटेड. Second thing is innovate to solve your problem. It's a completely different scenario. It's not ordinary days. Innovate to solve your problem. And third is do whatever you are doing. Do keep a human face. Look at things sensitively. That's all. Thank you so much, Amit ji. Let us conclude now. Yeah, with the permission of the panelists, I would like to propose the vote of thanks. So hoping that all goes well and the end will also be well. So I, Sridhar Iyer, thank all the panelists to have come today for the webinar and enlighten all the participants with whatever problems they had, the questions they had, and also with the insights that what can be done regarding the problem with possible solutions. So I also thank Om Sharma to have technically handled the entire webinar platform, as well as Mr. Rajiv Mendiratta to have shortlist the questions and send it to me so that I could go ahead and ask the panelists. And lastly, thank all the participants to have participated in the webinar today. And in case if any questions been unanswered, so please write to us and then we'll get back to you with a proper answer. Thank you very much, and have a nice evening and have a blessed day. Thank you. Sir, just one point I want to mention. Yes, sir. Soon we will be having some guidelines from education department. After receiving that guideline, we will have same type of webinar in coming day. Thank you for all of you. Sure, there are more webinars to come in the future. So thank you, Kulbhushan ji, Amit ji, thank you, Rajendra ji, thank you, Daima ji, thank you very much for joining. Thank you. Thank you all of you. Stay home, stay safe. Yes, bye-bye. Thank you.